हाय स्टूडेंट्स, एनर्जी में हो, जोश में हो। नाउ देखो, ऐसा है कभी भी पढ़ने से पहले ये हमने जरूर इंश्योर करना है दैट अवर एनर्जी लेवल्स आर ऑन प्रॉपर चैनल्स, राइट। जैसे कि हम लोग प्रॉपर पोस्चर में अभी अपनी चेयर पे बैठे हैं और हमारे सामने फिजिक्स की नोटबुक है और हाथ में पेन है एंड वी आर गोना किक एंड स्टार्ट द लेक्चर, राइट। ये आपने बिल्कुल करना है, तैयार रहना है। चलो, हर लेक्चर की एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अभी कहां तक पहुंचे हैं और हमने आगे कहां जाना है। सो देयर इज अ प्लानिंग। सो सबसे पहले हम उस प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया? सो व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट लेक्चर? हमने कॉलिजन्स की ब्रीफिंग करी। व्हाट वाज द सीरीज ऑफ द लेक्चर? CL01। हमने क्या करा? हमने कॉलिजन्स के टाइप्स को क्या करा? प्रोटोटाइप करा। कैसे? कि कितने प्रकार के कॉलिजन्स होते हैं, जैसे कि 1D कॉलिजन, जैसे कि 2D कॉलिजन, और भी बढ़िया नाम दिए हमने, जैसे हेड ऑन कॉलिजन या ऑब्लिक कॉलिजन। ये भी सीखा कि कॉन्टैक्ट कॉलिजन्स क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट कॉलिजन्स क्या होते हैं। एंड लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने कॉलिजन्स को एनर्जी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन में डाला। कैसे? लाइक एज अ इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन और अ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, या फिर वो पिंग पोंग बॉल व्हिच वाज फॉर सुपर इलास्टिक कॉलिजन। सारे कॉलिजन्स में एक आइडिया बरकरार है, दैट इज द CLM, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वो क्यों है? रीजन सर, बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम एनालिसिस। हमारा जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट होता है सर, दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। वो क्या होता है? जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, फोर्सेस होती हैं, पार्टिकल्स आपस में फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और उतने में क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड देयर इज एन एनर्जी ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस इनसाइड दैट ब्रीफ इंटरवल। हाँ, नेट इंपल्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले आप उनके ऊपर फोकस इन करेंगे। सो व्हाट आर द टारगेट टॉपिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न टुडे? सो द फर्स्ट टारगेट टॉपिक फॉर टुडे इज सपोज्ड टू बी द restitution coefficient. We had discussed about this in the last lecture also, but we are going to in depth analyze this particular term, and then when we will be comfortable with this term, so we are going to move ahead towards the elastic collision. And when we are going to study the elastic collision, we are going to study in depth about the special cases. Practically elastic collision हम किस तरीके से देखते हैं और हम उसको किस तरीके से क्वेश्चंस में अडैप्ट करते हैं। सो फाइनली सारा मुद्दा किस पे आता है? क्वेश्चन सॉल्विंग्स पे, कि हम प्रॉपरली क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं कि नहीं। तो हम उस एस्पेक्ट पे देखेंगे कि इलास्टिक कॉलिजन के क्वेश्चन किस तरीके से हमारे सामने आते हैं और हमने उनको किस तरीके से डील करना है। एंड देन व्हेन वी विल बी फ्री फ्रॉम द आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिस्टिक वर्ल्ड? आइडियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि जो कि हमें रियल टाइम वर्ल्ड में ऐसे कॉलिजन्स नहीं मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं? दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर, that will be the inelastic collisions. So these are the varieties of the topics which we are going to cover up. So let's start kicking in the article. So let's start kicking in the article and introduce to ourselves the coefficient of restitution once again. Now in the last lecture we have already introduced what is a restitution coefficient. क्या बोला था हमने? Sir, restitution coefficient होता है as a ratio of impulse of रिकवरी टू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सो पहले तो वो लिखते हैं जो हमने बोला था, दैट्स E एज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ रिकवरी अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ E। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है? इज नॉट डिफिकल्ट सर, थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस। हमने बोला था कॉलिजन के ना 5 स्टेजेस होते हैं। और 5 स्टेजेस कैसे? कि हमारे पास में एक प्रोजेक्टाइल है, एक टारगेट है। लेट्स मेक इट। सो देयर इज अ प्रोजेक्टाइल एंड अ टारगेट।
जिसको हम फर्स्ट पार्टिकल बोल रहे हैं, दैट इज सपोज टू बी लेबल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल, और जो सेकेंड पार्टिकल है दैट इज सपोज टू बी टारगेट। दोनों के मासेस है, m1 होगा m2 होगा, बाद में लिखेंगे। पहले वाले की जो स्पीड है दैट इज u1, सेकेंड वाले की कितनी है, दैट सपोज टू बी u2। और कंडीशनल की कॉलिजन हो तो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि जो पहला पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल है उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए, राइट। सो अब u1 की वैल्यू अगर u2 से ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, कॉलिजन होगा। और कॉलिजन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, एंड व्हेन दे अप्लाई द फोर्सेस सो दे विल स्टार्ट कंप्रेसिंग। सो एक जोन आएगा जब वो कंप्रेस होना शुरू करेंगे और फिर कंप्रेस होते जाएंगे। एक एक्सटेंट आएगा जब वो दोनों मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएंगे, हम उसकी वेट करेंगे। तो जब वो मैक्सिमम कंप्रेस है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टेज नंबर 3 बोला था, उस समय पे इन दोनों की जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, सेम हो जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है, इफ यू आर नॉट नोइंग दैट यू नीड टू गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड चेक अपॉन इट। तो इन दोनों की स्पीड उस इंस्टेंट पे हम v मान लेते हैं, दैट्स अ कॉमन स्पीड फॉर बोथ ऑफ देम। कब, व्हेन दे आर in maximum deformation. So that's the condition of the maximum deformation, and then they are supposed to be in the state of moving together. तो जहां से वो कांटेक्ट में आना शुरू कर रहे थे और इस स्टेज तक देयर इज द स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इस स्टेज से यहां तक जो इंपल्स लगती है उस इंपल्स को क्या बोलते हैं, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। देखो फोर्स तो लगती ही रहेगी, इस पे भी लगती रहेगी और इस पे भी लगती ही रहेगी। द फोर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रेजेंट एज इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। इस पे पीछे और इस पे आगे, दोनों पे लगती रहेगी। अब ये स्टेज सब में आती है, सब में मतलब ऑल द काइंड ऑफ कॉलिजन्स। अब ऑल द काइंड ऑफ कॉलिजन्स का मतलब क्या है, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सारे प्रकार की कॉलिजन्स में लगता है, उसी तरीके से ये जो स्टेज है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की, ये सब में आती है। सारी बॉडीज कंप्रेस होती हैं, हाँ, लेकिन फिर रिकवर भी करती है। हाँ, बोले तो कोई एक रिजिड बॉडी होती है जो कि डिफॉर्म नहीं होती है, तो परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर कि डिफॉर्म ही नहीं हुआ। बट इन द थ्योरी वी से दैट देयर इज अ डिफॉर्मेशन। और अब शुरू होती है रिकवरी। क्या होती है, रिकवरी। पहले तो होगी जी अपर डिफॉर्म, जैसे स्प्रिंग दब गई, और अब क्या शुरू होगी उसमें, रिकवरी। सो नाउ दे स्टार्ट रिकवरिंग। अब ये तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मटेरियल टू मटेरियल, कि भाई अंदर से वो इच्छा है कि नहीं रिकवर करने की, या हमारा स्ट्रक्चर वैसा है कि नहीं, अपर इलास्टिक है कि नहीं। तो अगर वो इलास्टिक कोशेंट है तो फिर क्या होगा, रिकवरी शुरू होगी। अब रेट ऑफ रिकवरी भी है कि भाई किस रेट से वो डिफॉर्म हो रहा था, किस रेट से रिकवर हो रहा है। सो नाउ फाइनली व्हाट हैपेंस, फाइनली रिकवरी मोड शुरू होता है, तो तब जो इंपल्स यूज होगा दैट विल बी द इंपल्स ऑफ रिकवरी। और फिर क्या होगा, फिर सर फाइनली दे आर गोइंग टू वंस अगेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अगर हो पाए तो। अब ऐसा भी होता है ना कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होती है तो पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो फिर वो सेपरेट नहीं हो पाते। तभी मैं बोल रहा हूं that this stage will come in every collision life. उसके बियॉन्ड क्लासिफाई होगा कि इलास्टिक का, इनइलास्टिक था, परफेक्टली इनइलास्टिक था, ये सुपर इलास्टिक था, ये इसके बियॉन्ड होगा। मतलब रिकवरी डिसाइड करेगी। तो इसकी फाइनल स्पीड हम लिख लेते हैं v1 एंड v2। फाइनल का मतलब है जस्ट आफ्टर कॉलिजन, और इनिशियल का मतलब है जस्ट बिफोर कॉलिजन, है कि नहीं। बहुत सिंपल, ऐसा नहीं ऐसा आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद, ये वो वेलोसिटीज नहीं है। बाद में पता नहीं क्या होगा, बाद में पता नहीं नाना प्रकार की फोर्सेस लगेंगी।
तो बाद में पता नहीं वो एक्सेलरेट करेंगे क्या होगा, अपने को वो नहीं देखना है, अपने को गाथा नहीं बनानी है, एस्ट्रोनॉमी नहीं करनी है कि कल क्या होगा। दीज क्वेश्चंस आर एट दैट इंस्टेंट, वो जो ब्रीफ इंटरवल है उसके जस्ट पहले, उसके बाद और उस इंस्टेंट के अंदर क्या हुआ, इस पे दिमाग लगाना है। चलो तो दो जोन्स बन गए हैं, दो रीजन बन गए हैं, एक इतना वाला और एक इतना वाला। तो ये दोनों जो रीजन्स हैं, पहले तो उन रीजन्स को देखें। तो एक तो ये वाला जो रीजन है, पहले तो इसकी सॉल्विंग करें, इस वाले रीजन की। अब चलो इसकी सॉल्विंग करते हैं। कैसे? अरे दोनों पार्टिकल पे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ऑन दिस। सो इफ यू अप्लाई द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ऑन दिस, सो पहले तो फर्स्ट पार्टिकल पे लगाते हैं, ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल 1, इस वाले पे अप्लाई करते हैं, ऑन द पार्टिकल 1। इस पे इंपल्स का लग रही है पीछे। सो हाउ डू वी राइट दिस? इस स्टेज से इस स्टेज पे इसका फाइनल मोमेंटम कितना है? m इंटू वी। इसका मान डिसाइड करें, m1 लिख लेते हैं। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 इंटू वी। इसका इनिशियल कितना आता है? m1 इंटू u1। इस पे इंपल्स कहां लगी? पीछे। सो लेट्स राइट इन द इक्वेशन, दैट्स माइनस ऑफ जेडी, माइनस क्यों? क्योंकि इंपल्स पीछे लगी है, इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम m1 इंटू वी। ये फाइनल मोमेंटम इस स्टेज पे, यहां से यहां तक, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना? m1 इंटू u1। सो सिंपल। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए इंपल्स क्या है? पॉजिटिव, सेम। यहां से यहां तक इस स्टेज में इंपल्स का नेचर क्या है? डिफॉर्मेशन। अब आगे वाले पे इंपल्स का लगा फॉरवर्ड, मतलब पॉजिटिव। दोनों मिला के तो जीरो ही है, नेट इंपल्स तो जीरो है। सिंपल है सर। सो दैट्स प्लस ऑफ जेडी इज इक्वल टू, इसका फाइनल मोमेंटम किसका? सेकेंड का। मास देखो m2, सेकेंड पार्टिकल का। फाइनल मोमेंटम कितना? m2 v। क्यों? अरे सर रीजन, बिकॉज इस समय पे जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तो दोनों की स्पीड सेम है, एंड दिस विल कम इनटू लाइफ ऑफ एवरी काइंड ऑफ कॉलिजन सर। Minus of initial momentum, that is m2 u2. Right sir. Now what to do? Now what you are going to do is just modify this as minus of jd upon m1. That should become as equal to v1 minus of u1. m1 को नीचे लिखते हैं। Similarly, this as JD upon M2, M2 नीचे लिख के, that becomes equal to, that is, this is V1 minus U1 नहीं है, that is V minus of U, right? That's V minus of U। अभी मुझे थोड़ा सा समय लगेगा ये सारी सेटिंग्स को थोड़ा सा कॉन्कर करने में, है ना, इरेजर यूज करने में। पहले तो क्या करते थे, पेन पे लिखो, पेपर पे लिखो, इरेज करो। Technology is improving, we are also improving. So JD upon M2, that becomes as equal to from here as V minus of U2. सही है सर? बिल्कुल सही है। अब क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करो। सो आई थिंक ये JD कॉमन आ जाएगा एंड 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 आ जाएगा। राइटिंग सही आ रही है ना बच्चों? हाँ कि ना? इतनी भी बेकार नहीं है। दिस इज इक्वल टू, माइनस करो, सो v माइनस ऑफ u2 माइनस ऑफ v प्लस ऑफ u1। सो v एंड v कैंसिल। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। सो तेज तेज पढ़ाओगे, धीरे धीरे पढ़ाओगे? मुझे बताना आप कमेंट करके कि पेस ऑफ द लेक्चर आपको थोड़ा और तेज चाहिए, करेक्ट चाहिए, कंटेंट भी तो जाना है। सो बहुत धीरे पढ़ाओ, कुछ गया ही नहीं सर, लेक्चर टाइम वेस्ट हो गया। बहुत तेज पढ़ा दिया सर, ऊपर से निकल गया सर, करेक्ट पेस रखो। अच्छा तो क्या बना? दैट इज जेडी इंटू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 एज इक्वल टू u1 माइनस ऑफ u2। दैट बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन। आया मजा?
समझ आएगा तो मजा आएगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज सबके जीवन में आना है। हम लोग सारे डिफॉर्म होते हैं जीवन में, पता नहीं कितने तरीके के हमारे ऊपर प्रेशर होते हैं रोज डेली लाइफ के, रोज हम डिफॉर्म होते हैं, पर फिर रिजुविनेट भी तो होते हैं। वो सैटरडे संडे भी तो आता है, रिजुविनेट भी तो होते हैं। नाउ कम्स द मोड ऑफ रिकवरी। अब हम ध्यान देंगे किस पे? अब हम ध्यान देंगे इस पार्ट पे, दैट इज ऑन द रिकवरी पार्ट। चलो अब रिकवरी की राह पे चलना शुरू करते हैं। अब हम चले रिकवरी की राह पे, तो क्या हो रहा है? अब इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू वी है पहले का, और फाइनल मोमेंटम m1 इंटू v1 हो गया है। तो यहां से कहानी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम तैयार है बदलाव के लिए। चलो अब लिखते हैं सेकेंड पार्ट में ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। कहां लग रही है इंपल्स? वो तो सर पीछे ही लग रही है, वो थोड़ी ना बदल रही है। दैट इज माइनस ऑफ जे आर। अच्छा सर जे बदल गया है, जे बदल गया है सर, जे अब रिकवरी हो गई है, इंपल्स तो लग रही है। सर कितना सोचना पड़ता है ना, उतने से ब्रीफ टाइम में सर दो दो प्रकार की इंपल्स, पहले डिफॉर्मेशन वाली फिर रिकवरी वाली। हाँ, पर डायरेक्शन ऑफ इंपल्स नहीं बदल रहा है। समझ आ रही है? इन पे जो इंपल्स लग रहा है वो वैसे ही लग रहा है, इस पे पीछे ही लग रहा है, नेचर बदल रहा है। पहले डिफॉर्मेशन हो रही थी, अब रिकवरी हो रही है। नेचर बदल रहा है, डायरेक्शन ही बदल रहा है। निरंतर पहली वाली बॉल पे इंपल्स पीछे लग रहा है और निरंतर आगे वाले बॉल पे इंपल्स आगे लग रहा है, मतलब निरंतर, कॉन्टिन्यूअसली माय फ्रेंड्स। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो फाइनली क्या होगा? सोचो, फाइनली ये संभावना है कि जो पहला वाला पार्टिकल है वो स्लो हो जाएगा और दूसरा वाला पार्टिकल फास्ट हो जाएगा रिलेटिवली, तभी तो सेपरेट होंगे। देखो, नहीं तो पहले वाला तो अप्रोच कर रहा था, अब पहला वाला पीछे छूट जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। पहले कंडीशन क्या थी? u1 जा रहा था, बाद में क्या होगा? इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसको v1 बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पूरा एक्सचेंज हुआ? 100% एक्सचेंज हुआ? नहीं सर, वो तो डिपेंड करेगा किस प्रकार का कॉलिजन है। सो माइनस ऑफ जे आर दैट बिकम्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 इंटू v1, ठीक है ना, माइनस ऑफ m1 इंटू v। क्या देख रहे हैं? फाइनल मोमेंटम पहले वाले का माइनस इनिशियल मोमेंटम पहले वाले का। और सर व्हाट अबाउट अ सेकंड पार्टिकल? फॉर अ सेकंड पार्टिकल दैट इज प्लस ऑफ जे आर। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ इंपल्स नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स नहीं चेंज हो रहा है, बस क्या बदल रहा है? दैट इज सपोज टू बी द नेचर। एलेक्सा बोलने लगी बीच में, मैंने तो एलेक्सा बोला नहीं, शुरू हो जाती, कभी एलेक्सा शुरू हो जाती है, कभी सिरी शुरू हो जाती है, कभी गूगल शुरू हो जाती है। आजकल तो बहुत है, आजकल तो इसमें भी है कोर्टोना, नाम ही ना बोल पाए, कोरोना ना सुनाई दे जाए, कोर्टोना बोलो, कोर्टोना। इसमें मेरे डेल के लैपटॉप में भी है कोर्टोना प्लस जे आर। क्या हुआ? दैट इज फॉर ए सेकेंड पार्टिकल। अब जो सेकेंड वाला पार्टिकल है उसके लिए फाइनल मोमेंटम कितना है? दैट इज m2v2। सही है ना? m2v2 सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए, एंड माइनस m2 इंटू v। सो सिंपल। नेचर ऑफ इंपल्स बदला, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स नहीं बदला। सर समझ में आई ये बात? अब क्या करें? अब एक तो मास बार नीचे करके लिखो, सो थोड़ी जगह बनाओ। पहले तो थोड़ी जगह बनाए, सो थोड़ा इरेजर का काम करें, इसको हटाएं और जगह बनाते हैं यहां पे। चलो, नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन राइट जे आर अपॉन m1, ठीक है ना? यहां से m1 नीचे लिख के, सो माइनस भी है, दैट इज इक्वल टू v1 माइनस ऑफ v, करेक्ट है, एंड देन प्लस ऑफ जे आर अपॉन m2, थोड़ा साइड हो जाओ, हो गया, इज इक्वल टू यहां से दैट इज v2 माइनस ऑफ v। सब बिल्कुल सही आ रहा है, समझ में आ रही है सर? अब क्या करना है सर? सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड नहीं करना, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड सर। चलो माइनस करें, तो माइनस करा तो क्या मिला सर? देखो जे आर कॉमन आ गया, इंटू 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1। सर कुछ पहले जैसा बन रहा है,
बेटा लेकिन जे आर डिफरेंट है, ध्यान रखना। पहले जेडी था, अब जे आर है, ठीक है सर, इतना तो ध्यान रखेंगे हम। अब क्या करें सर, माइनस करते हैं, तो माइनस करो इसको, दैट इज V2 माइनस ऑफ V माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ V। सर V फिर से कैंसिल हो गया, सब कुछ बन जाएगा पक्का, हम तो वही उम्मीद में है, उम्मीद कायम तो दुनिया कायम। तो जे आर इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 आया, इज इक्वल टू कितना हो गया सर, V2 माइनस V1 हो गया, दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 सर। दोनों इक्वेशन बन गई है सर। अब सर हम कर लेंगे, छोड़ दो फिर क्या, नहीं नहीं सर कंप्लीट है। सो लेट्स कंप्लीट द आर्टिकल। नाउ ई कैसे डिफाइन होगा, दैट इज इक्वल टू जे आर अपॉन जेडी, दैट्स ई। अब जे आर की वैल्यू प्लेस कर दो, जेडी की वैल्यू प्लेस कर दो, कैसे, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को डिवाइड करो, तो 1/m1 प्लस 1/m2 दिख रहा है आपको, ये 1/m1 प्लस 1/m2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल, तो किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2, खत्म हो गई डेरिवेशन। हाँ सर हमने किताबों में देखा था, ऐसा ही था, हम कल से सोच रहे थे सर आप तो पढ़ा रहे हो इंपल्स, पर किताब में तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट समथिंग एल्स है। सो देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ इट, एक है डायनामिक्स, तो ये पहला रिजल्ट जो है वो है एक्चुअल रिजल्ट जो कि डायनामिक्स से आता है, क्योंकि कुछ बच्चों को पहली नजर में डिफिकल्ट लगता है, तो बुक्स क्या करती हैं कि उनको ना इजी तरीके से पहले बता देती हैं, और कई बार इजी तरीके से बताने के चक्कर में मेन मुद्दा भूल जाती है, द प्लॉट इज लॉस्ट। But do we ever miss the plot? No. So on dividing we get a relation as equal to V2 minus of V1 divided by U1 minus of U2, और ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है E का। अब अभी यहां पे अपने को कुछ और करना बाकी है, सो डिराइव तो हो गया है, यस द रिजल्ट हैज बीन डिराइव्ड, बट वी नीड टू चेक इन कि रिजल्ट है क्या। और सर ये थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू चेंज हो गया, क्या सर, देखो नीचे U1 माइनस U2 है सर, ऊपर V1 माइनस V2 नहीं होना चाहिए सीक्वेंस में, सर ऐसा होता तो याद रखने में इजी होता, बेटा तुम्हारे याद रखने के तरीके से थोड़ी ना फिजिक्स बनेगी। अब ये हुआ क्या, मैं बता चुका हूं, फिर भी आपके लिए फिर से एक बार और, पहले U1 U2 से ज्यादा था, तो ये अप्रोच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, सो दे वर अप्रोचिंग, सो देयर वाज अप्रोच ओवर देयर, क्या हो रही थी, अप्रोच हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अरे अब वो सेपरेट हो रहे हैं, अब क्या हो रहा है, V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा आ रही है, सो देयर इज सपोज टू बी सेपरेशन नाउ। अब ये पार्टिकल्स क्या करने लगे हैं, सेपरेट करने लगे हैं, सो देयर इज अ सेपरेशन। इस वजह से V2 माइनस V1 को क्या बोलेंगे, दैट्स द रिलेटिव वेलोसिटी। V2 माइनस V1 क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सी वाली, ऑफ सेपरेशन, कब, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। और U1 माइनस U2 क्या बोलेंगे, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहले अप्रोच हो रहा था, अब सेपरेट हो रहे हैं, हेंस इट इज डिफाइंड एज ओवर हियर वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। सो दिस बिकम्स योर एक्सप्रेशन। V2 minus V1 is what? The velocity of separation. U1 minus U2 is the velocity of approach. So the expression for the E is supposed to be V2 minus V1 upon U1 minus of U2. And of course, the basic expression is supposed to be equal to JR upon JD. Sir, ये वाला basic है, ये वाला basic? Basic वो जिससे concept बने, concept किससे बना, JR upon JD से। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट वाज अबाउट द रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, सारी दुनिया यहां तक खत्म होने वाली है नहीं। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, न्यूटन सर का एक और धमाका। अब हमने तो सर देखो बड़ी मुश्किल से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को खत्म करा और 3 लॉज पढ़ लिए, सर अब ये क्यों आ गया फिर से। सर देखो जब तक मैकेनिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन सर की छाप एवरीवेयर, न्यूटन सर इज एक्सट्रीमली गुड, जहां जहां मैकेनिक्स वहां वहां न्यूटन सर। तो फिर से आ गए किसमें, दोबारा बन के, क्या बन के, एनएलसी बन के। एनएलसी क्या होता है सर,
सो एब्रीवेट करो, बोल तो दिया एनएलसी, अनएब्रीवेट करो ना सर फिर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, दैट्स एनएलसी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, एनएलसी। क्या है सर? ये सब पढ़ लिया है, इट हैज बीन रेड माय फ्रेंड्स, पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या है? वही सर ई, पर दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया सर ने। कैसे? ई हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्या बोला आपने इसको? हमने बोला सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मैंने बोला था ना कि नीचे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि u1 माइनस u2, ऊपर सर v1 माइनस v2 होना चाहिए। न्यूटन सर ने शायद ये बात समझ ली कि बच्चे के कंफ्यूज ना हो जाए, तो फिर उन्होंने क्या करा? देखो यहां लगाया माइनस और फिर कर दिया इसको v1 माइनस v2 एंड डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 लिख दिया। अब इसको कैसे लिखा? दैट इज v1 माइनस v2 एज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू u1 माइनस u2। बात तो सेम है, कान ऐसे पकड़ लिया है, बात तो सेम है, बात में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन दिस फॉर्म द सेम आइडिया इज स्टेटेड एज एनएलसी। बैठे हैं ना सीट पे सारे के सारे, सो तो नहीं गए हैं, सीट पे बैठे रहे सारे, चेयर पे बैठे रहे, लिखते रहे, समझते रहे, लिखते रहे, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। v1 माइनस v2 कितना हो गया? माइनस ऑफ u इंटू u1 माइनस u2 एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। इज एप्लीकेबल व्हेन? फॉर एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, हर तरीके के कॉलिजन में एप्लीकेबल है, एवरी काइंड ऑफ कॉलिजन। हाँ, डिफरेंट कॉलिजन्स के लिए ई की वैल्यू डिफरेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल इलास्टिक कॉलिजन, for example inelastic collision, for example perfectly inelastic collision, for example super elastic collision, इन सब में E की वैल्यू डिफरेंट आती है, कल के लेक्चर में करा था। इलास्टिक कॉलिजन बोले तो सर इसमें रिकवरी पूरी हो जाती है, बहुत ही बढ़िया मटेरियल्स होते हैं, तो E की वैल्यू सर इसमें 1 आ जाती है, क्योंकि JR की वैल्यू JD के बराबर होती है। इनेलास्टिक कॉलिजन में रिकवरी उम्मीद से कम है। हम ज्यादा उम्मीद ना रखें ना, ज्यादा उम्मीद रखने धोखा मिलता है, आइडियल तो कोई होता नहीं जिंदगी में। सो ये क्या होते हैं? रियल टाइम कॉलिजन्स। ई की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में। इनेलास्टिक कॉलिजन परफेक्टली E इज इक्वल टू 1, और सुपर इलास्टिक E की वैल्यू मोर देन 1। क्यों? इंटरनल एनर्जी आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, तो रिकवरी रेट ज्यादा हो जाती है डिफॉर्मेशन के रिलेटिव, और ई की वैल्यू मोर देन 1 डिफाइन हो जाती है। दैट्स एनएलसी फॉर यू, दैट्स एनएलसी फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, एंड अब क्या है ये है फोर्स टाइम ग्राफ्स। कौन से ग्राफ्स? फोर्स टाइम ग्राफ्स। सो ग्राफ बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे बेटा, क्यों नहीं बनाएंगे? लेट्स मेक द ग्राफ्स। ओह, उधर चला गया, मैं उधर ढूंढ रहा हूं, वो उधर पहुंच गया। सो लेट्स मेक इन द ग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्केच द ग्राफ। ओके, अब कौन सा ग्राफ बनाना पसंद करेंगे? सर ऊपर तो लिखा है फोर्स टाइम ग्राफ है, तो फोर्स टाइम ग्राफ ही बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट द फोर्स टाइम ग्राफ विद दिस। अब कैसा बनेगा ग्राफ देखते हैं। द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये एक ग्राफ है, सारे नहीं है। सर एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल करूंगा, पहले दूसरा तो बनाऊं। सेकेंड ग्राफ जो है, और तीसरा भी बना लेते हैं, फिर पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट, अभी आदत नहीं है ना, सीख जाऊंगा थोड़ी देर आपके साथ। सेकेंड वाले ग्राफ में, और द बिहेवियर इज लाइक दिस, एंड डिफरेंस तो शो हो गया होगा। यस सर, लग तो रहा है। और फिर एक और ग्राफ भी है ना, लाइक दिस। नाना प्रकार के ग्राफ्स है, डिफरेंट तरीके के ग्राफ है सर। अभी क्वेश्चन है, सवाल ही फेंक दिया मैंने तुम्हारे पे, बॉल नहीं फेंकी तुम्हारे पे, सवाल फेंक दिया। सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि तीनों एफटी ग्राफ। तो पहला सवाल तो भाई ऐसा है आपके लिए, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ग्राफ्स। सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज सपोज्ड टू बी द इंपल्स।
What's the area under the FT graph? The area under the FT graph, is supposed to be the impulse. That's integral f dt. That is supposed to be impulse. कौन सा? तो impulse तो दो थे, एक तो डिफॉर्मेशन, एक तो रिकवरी. अब हो क्या रहा है देखो, एक टाइम है डेल्टा टी, जितनी देर में कॉलिजन हो रहा है. वो डेल्टा टी के अंदर कहानी आ रही है. डेल्टा टी की कहानी मतलब कॉन्टैक्ट में आए, यहां से इंपल्स लगनी शुरू हुई, फिर ये डिफॉर्म हो गए. क्या हो गए? डिफॉर्म हो गए. दिख रहा है ऐसे डिफॉर्म हो गए. इंपल्स तो लगी रही थी, फिर रिकवर कर गए, फिर पूरी तरीके से रिकवर कर गए. देखो वापस शेप आ गया जैसे था, बीच में डिफॉर्मेशन हो गई. कहां तक? यहां तक. तो इधर वाला जो एरिया आएगा, कौन सा वाला? इधर वाला जो एरिया आना है, कलर लेना पड़ेगा. इधर वाला जो एरिया आ रहा है, जो लेफ्ट साइड वाला एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया आ रहा है, दिस एरिया, इसको क्या बोलेंगे? इंपल्स. इंपल्स तो सारा बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? इंपल्स ऑफ द रिकवरी. इस एरिया को नहीं 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 सर, पहले तो डिफॉर्म होगा, सो दैट्स द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. बिल्कुल सही. ये क्या स्टेज है? दैट इज फॉर डिफॉर्मेशन. फिर क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी सर रिकवरी की. फिर रिकवरी शुरू हो गई, फिर से रिकवरी शुरू होगी. ये पार्ट क्या है? रिकवरी का. दिस पार्ट, इसमें क्या हो रही है? रिकवरी हो रही है. तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? JR का. ये क्या हो रही है? रिकवरी हो रही है. क्या आपको लग रहा है एरिया इधर वाला बराबर है? क्या हमें ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो इसका मतलब सर आप ही बता दो. इसका मतलब E की वैल्यू 1 है. E की वैल्यू 1 है. क्यों सर? बिकॉज E इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ रिकवरी अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. मतलब राइट साइड का एरिया अपॉन लेफ्ट साइड का एरिया. क्योंकि एरिया अंडर एफटी ग्राफ से क्या मिलता है? इंपल्स. और इंपल्स दो प्रकार के, पहला डिफॉर्मेशन, दूसरा रिकवरी. अब दोनों एरिया बराबर, आपने स्केच करा, मैंने स्केच करा, ये तो हाईलाइटेड है. इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर. क्योंकि दोनों एरिया बराबर आ रहे हैं, तो पता चला कि ग्राफ किसका है? इलास्टिक कॉलिजन का. कि पूर्णतः, मेरे पास 11th और 12th में संस्कृत थी. पूर्णतः रिकवरी हो गई. E की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई. सो हेंस इट इज द ग्राफ फॉर द इलास्टिक कॉलिजन. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन में क्या हो रहा है सर? देखो जो रिकवरी हो रही है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है. जो एरिया आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम आ रहा है. दिस एरिया इज कमिंग एज लेसर. और सर तीसरे वाले में देखो आ ही नहीं रहा. तीसरे वाले में आ ही नहीं रहा सर. JR है ही नहीं. दूसरे हिस्से का ग्राफ ही बनाना भूल गया. मैं नहीं भूला. क्वेश्चन की कंडीशन हो ही नहीं रही. रिकवरी हो ही नहीं रही. बॉल जाके क्ले में धंस गई है. बुलेट जाके स्टील के डब्बे में एम्बेड हो गई है. कुछ होने नहीं वाला है. क्या नहीं होने वाला सर? रिकवरी नहीं होने वाली है. तो JR गया तो सर रिकवरी गई. सो E कितना? JR अपॉन JD. JR कितना? 0. सो कौन सा कॉलिजन? सर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन. क्यों सर? उसमें रिकवरी नहीं होती है. लैंग्वेज क्या होती है? जैम्ड, एम्बेडेड. जैम ब्रेड नहीं, जैम एम्बेडेड. ऐसे तेज बोलो, लग रहा है जैम ब्रेड. अच्छा सर बीच वाला बता दो. वो सबसे बढ़िया वाला केस है सर. क्यों? क्योंकि रियल टाइम होता है सर ऐसा. ये क्या है? डिफॉर्मेशन. हम जिंदगी में सर बहुत ज्यादा दब जाते हैं. पढ़ लो, पेपर आ रहे हैं. पढ़ लो, IIT चले जाओ, पढ़ लो, नीट कर लो, पढ़ लो, स्कूल में नंबर ले आओ, KVP भी ले लो, ओलंपियाड भी ले लो, बिट्सैट भी ले लो, सब कुछ ले लो इसी जीवन में. वो भी 11वीं 12वीं में सब कुछ. सर बहुत प्रेशर है सर, बहुत डिफॉर्मेशन है, रिकवरी नहीं कर पा रहे. थोड़ी बहुत करो, पढ़ाई करो, रिकवरी होगी. इसमें फंसोगे. बनना ऐसा है आइडियलिस्टिक. ऐसे बन जाओ तो भी काफी, ऐसे मत बन जाना.
देखो तुम्हारे को ज्ञान देने के चक्कर में गला ही खराब हो गया। से कहा गए पानी पीना, ज्ञान छोड़ देता हूं, तुम्हारे को ज्ञान दिया और गड़बड़ हो गई, गला गया, पढ़ा लेता हूं। राइट, सो इन दिस कंडीशन रिकवरी कम आ रही है, जीआर की वैल्यू क्या आ रही है, जेडी से कम आ रही है। सर देखो ग्राफ बनाया ना तो बातें समझ में। सो वैल्यू फॉर ई विल बी, क्योंकि जीआर की वैल्यू जेडी से कम है, सो द वैल्यू बिकम लेस देन 1, जिसको हमने पहले भी लिखा हुआ है, ई इज बिटवीन 0 and 1। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर आगे। अब आता है मुद्दा, किस तरीके का मुद्दा कि सर ये जो कॉलिजन्स हैं, जो कॉलिजन के क्वेश्चंस हैं, हम उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ये बताओ। कोई एक प्रॉपर चैनलिज्म बताओ, तरीका बताओ जिससे हम अटेम्प्ट कर पाए। पहला, किसी भी तरीके के कॉलिजन में आपने क्या लगाना है, सीएलएम पहला, और दूसरा आपने क्या लगाना है, एनएलसी। कोड वर्ड्स हैं बिल्कुल, फ्लैश कार्ड के लिए बिल्कुल। सबसे पहले क्या लगाना है अपने को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि सारे के सारे, है कि नहीं, बिल्कुल। और एनएलसी, वो तो सर न्यूटन ने बोला है सर लगाने ही पड़ेंगे, न्यूटन लॉस के बिना तो कुछ जिंदगी गाड़ी चलती नहीं। एनएलसी बस सर खत्म, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएंगे जो ना हो पाए। मतलब वो ना प्योरली चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्या होता है कि जैसे ना कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है कि वो ना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि स्टैंप लगा के आएंगे कि कॉलिजन से ही आ रहे हैं। क्या होता है किसी और चैप्टर के साथ में कंबाइन होते हैं, तो उस चैप्टर की इन्फो होगी, वो भी तो देखनी पड़ेगी, हाँ कि ना। हाँ सर। सो द थर्ड इज सपोज टू बी चेकिंग द एडिशनल इन्फो, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। विल कीप ऑन चेकिंग, ईएमएफ थोड़ी, एडिशनल इन्फो क्या हो गया, एडिशनल इन्फो। बोला ना थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को इसमें हाथ साफ करने में। सो एडिशनल इन्फो जो भी किसी और चैप्टर से आएगी, दैट इज सपोज टू बी द एडिशनल इन्फो व्हिच विल बी देयर। बस ये 3 स्टेप्स है, गार्ड मान लो, इन्हीं तीनों स्टेप से सारे सवाल हो जाएंगे। अभी फिलहाल 1D कॉलिजन्स के क्वेश्चन हम करेंगे, आर्टिकल करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं एंड ब्रिंग अपॉन द इलास्टिक कॉलिजन। ई की वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर ई, दैट इज इक्वल टू 1। फिल कर दूं, इजाजत हो तो बिल्कुल सर। ई की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। अब लोग प्रूफ करो, वो भी करेंगे। इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन कहां जीवन में मिलता है हमें, कहां मिलता है जीवन में, जहां पे ना ऑब्जेक्ट थोड़े रिजिड होते हैं, हम बनाते हैं कि डिफॉर्म ना हो। एक्चुअली मुद्दा क्या होता क्या है कि ना बॉल्स को, ऑब्जेक्ट्स को कॉलिजन के दौरान डिफॉर्मेशन की राह से गुजरना पड़ता है। पर अगर वो पका हुआ आम हो तो मतलब वो ऐसी स्टेजेस से गुजर चुका है कि अब वो रिजिड बन गया है। क्या बन गया है, रिजिड बन गया है। रिजिड का मतलब सर डिफॉर्म ही नहीं होता है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं सर, कोई डिफॉर्म ही ना हो। होते हैं ऐसे बंदे भी होते हैं जो बोलते हैं कुछ भी कर लो उनके साथ, कितना भी उनको प्रेशर में डाल दो, वो गिव अप नहीं करते। हमें ऐसा बनना है कि नहीं बनना है, बनना है सर, हमें रिजिड बनना है सर। सो लेकिन ना कोई कहता है सर रिजिड बंदे अच्छे नहीं होते सर, रिजिड हो जाते हैं, सब बदलते नहीं। या तो पढ़ लो, ये सब बातें मत करो। सो रिजिड, द वर्ड इज रिजिड ओनली बेटा। सो परफेक्टली रिजिड मतलब जो डिफॉर्म ही ना हो, तो फिर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफॉर्मेशन एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगी, तो फिर रिकवरी का मुद्दा ही नहीं आना है। रिकवरी का मुद्दा कब आता है, जब डिफॉर्म होगा तो रिकवरी आएगी। कोई चीज रिकवर ही ना करे, मतलब डिफॉर्म ही ना हो, तो रिकवरी का मूड ही नहीं है। सो वी विल से कि बनाओ ऐसा जो डिफॉर्म ही कम करे। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्टील इज मोर elastic than rubber and steel is more rigid also. Why it is more elastic? Because it is more rigid. क्योंकि उसको दबाओगे दबेगी नहीं, ऐसे नहीं कि ये स्ट्रेस बॉल की तरह नहीं कि दब गया दबना है नहीं। सो मैं तो दबाऊंगा, दबा के देख लो, लोहे की बागलो दबाओ उसको सारा दिन, नहीं दबने वाली।
सो दीज आर द बिलियर्ड बॉल्स। वो बनाते किससे हैं? अब ये पढ़ लो जो लिखा है, दे आर मेड फ्रॉम फेनोलिक रेजिन्स, जिससे उसमें इलास्टिसिटी आ जाए, रिजिडिटी आ जाए, और क्या होगा उससे वो पूरी की पूरी रिकवर कर जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि जो पूल बॉल्स होती है, स्नूकर बॉल्स होती है, सालों सालों तक उन्हीं बॉल से वो चलाते रहते हैं। क्रिकेट की तरह नहीं कि 20 ओवर खेले खत्म बॉल। देखा है ना कि देखा आपसे, बार बार पैसे लूटते रहते हैं आपसे, आओ कैफे में आओ, पूल टेबल खेलो, 150 रुपए घंटा, 200 रुपए घंटा, रिजॉर्ट जाएंगे 200 रुपए घंटा, रिक्रिएशन के नाम पे क्या पूल, एक पूल टेबल 50 लोग, 4 खेले, बाकी तमाशा रहेगा। सो दैट्स योर इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल दे दिया मैंने। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इज आल्सो टेकन फॉर द क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। किसके लिए? क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, QUARTZ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल्स। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट यूजिंग सम डेरिवेशंस फॉर प्रूविंग दैट द वैल्यू फॉर द E is supposed to be equal to 1। ये बात आपने प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे? चलो चेक करते हैं। ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ है? दिस इज टू मेक यू एक्सप्लेन दैट अनदर एग्जांपल ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इट इज? एटॉमिक कोलिजंस। स्कैटरिंग्स देखिए आपने, टच तो हुआ नहीं तो एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ, ना आवाज आई, ना हीट प्रोड्यूस हुई, ना लाइट की चिंगारियां निकली, मतलब एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ। इलास्टिक कोलिजन है। सो गिवन यू umpteen एग्जांपल्स। हालांकि हम बोल रहे हैं कि आइडियलिस्टिक है, but there are examples of it which I have given to you. Now, see, it's an elastic collision. So सबसे पहले क्या लगाएंगे? CLM. So M1 U1 plus M2 U2. ये क्या? Initial momentum of the system. Initial momentum before collision. This is equal to the final momentum. कितना है? That is equal to M1 V1 plus of M2 V2. That's the final momentum. ये होगी पहली इक्वेशन। कैसे? सीएलएम लगा के। सीएलएम इंडिविजुअली लगाना है, सिस्टम के लिए लगाना है। पहली इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या करो आप? M1 कॉमन लो, लिखो इसको U1 माइनस ऑफ V1, और राइट साइड पे M2 कॉमन लो और लिखो V2 माइनस ऑफ U2, टर्म्स को शिफ्ट करके। M1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, M2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। ठीक, बिल्कुल सही है सर। दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1 प्राइम। ठीक, अब इसी तरीके से क्या करें हम? इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लगाए। क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट इज हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर। इसमें हाफ 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 कैंसिल है। थोड़ी एडजस्टमेंट करिए फिर से। M1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, दैट बिकम्स U1 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस ऑफ U2 स्क्वायर। सही है? M1 वाली टर्म को एक तरफ कर लिया और M2 वाली टर्म को एक तरफ कर लिया। दिस बिकम्स माय इक्वेशन 2 प्राइम। ठीक है, अब क्या करो? बस दोनों को डिवाइड करो। Derivation is just around the corner. On dividing both the equation, what do you get? M1 into, ऐसे लिख सकते हो, U1 minus V1 into U1 plus V1। आता है कि नहीं आता? सर आता है। A square minus B square divided by यहां से, that is M1 into U1 minus V1। सही है? बिल्कुल सही है। क्लैरिटी है? बिल्कुल है। क्या सब्जेक्ट की या लिखाई की? दोनों की। M1 M1 कैंसिल, U1 minus V1 कैंसिल। ये बढ़िया सर। राइट साइड में भी ऐसे कुछ होने वाला है। दैट इज M2 इंटू V2 माइनस U2 इंटू V2 प्लस ऑफ U2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V2 माइनस U2। क्या करा है मैंने? 2 प्राइम को 1 प्राइम से डिवाइड कर दिया। है कि नहीं? बिल्कुल है। M2 M2 सो तो नहीं रहा कोई। V2 माइनस V2, V2 माइनस U2 कैंसिल हो गया। सर सोएंगे भी तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं झांक रहा हूं अंदर कैमरे से। आपको बैठो कुर्सी पे। U1 प्लस V1 इज सपोज टू बी इक्वल टू V2 प्लस ऑफ U2। हम लाइव सेशंस भी करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपने मुझे मेरे साथ इंटरैक्ट करना है।
दिस इज गोइंग टू बी u1 माइनस ऑफ u2 विल बिकम इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1। इतना तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हो v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस ऑफ u2। किसके बराबर हो गया सर? 1 आ गया। लेकिन सर इसको तो E बोलते हैं। That's a relative velocity of separation upon relative velocity of approach, and therefore the value for E is equal to 1 for elastic collision। हमें कैसे पता? रीजन ये जो कंडीशन लगाई, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर इलास्टिक collision। कौन सी वाली सर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कंजर्व नहीं है, कंजर्व्ड बिल्कुल नहीं है, बट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड देयरफॉर वी आर एबल टू प्रूव दैट द वैल्यू फॉर द E इज इक्वल टू 1। अब तो सर ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। बना लो फिर E की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1। E किस पर डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर डज E डिपेंड्स अपॉन? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू पार्टिकल्स व्हिच आर कोलाइडिंग। E उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलास्टिक है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब हमें बताना है कि जब कॉलिजन हो जाएगा, कौन सा वाला? इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा, तो फिर जो पार्टिकल्स सेपरेट होंगे इलास्टिक कॉलिजन में तो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि रिकवरी हो जाएगी, तो फिर उनकी फाइनल वेलोसिटीज कितनी होगी? चलो फिर फाइंड आउट करते हैं। देरी किस बात की? किस तरीके से अटेम्प्ट करना है सर? सबसे पहले CLM लगाओ। ये इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 और फाइनल वेलोसिटीज कितनी? v1 एंड v2। राइट, सो सबसे पहले लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, दैट्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन, कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक। तो चॉइस है। चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हो, चॉइस है। पर प्रॉब्लम क्या है उस इक्वेशन को लगाने में? एक तो कंडीशनल है कि सिर्फ किस में लगेगी? इलास्टिक में, पहली। दूसरा वो स्क्वायर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक से बनेगी, मुश्किल आएगी। एक तो आगे यूनिफॉर्मिटी में दिक्कत आएगी कि जब इनइलास्टिक कॉलिजन का क्वेश्चन आएगा तो अपा क्या करेंगे? देखो, एट दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल। वो तो सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन की स्टैंप है। तो फिर मेथड बनाए तो इतना बनाए, ऐसा बनाए जो सब जगह एप्लीकेबल हो। तो सब जगह क्या लगता है? लॉ। कौन सा? NLC लगाओ। फिर वो कैसे लगाते हैं? E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। उसमें माइनस भी आता है, क्या हो गया? एडजस्ट कर लो ना। बात तो एक ही है ना, प्रीवियस स्लाइड्स में देखी हमने। सो E कितना है सर? E इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2। लेकिन सर ये तो इलास्टिक कॉलिजन है, तो E की वैल्यू 1 आ जाएगी। लिखा है सर, देखो, इट्स एन इलास्टिक कॉलिजन, और अभी हमने प्रूव करा कि E की वैल्यू उसके लिए 1 होती है। सो therefore the second equation becomes v2 minus v1 is equal to 1 into u1 minus of u2। सिंपल। क्योंकि E की वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है। कौन सा वाला? 1D कॉलिजन। किसको बोलते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, बिल्कुल ध्यान से आप जाके दोबारा देख सकते हैं। अब क्या करना है? इजी वन क्या? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। कौन से? एक v1 एक v2, ये दोनों फाइंड आउट करना है। एक आपको v1 फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको v2 फाइंड आउट करना है। तो यू कैन डू इट। मेरे से कराना है, मैं करता हूं। देखो, यहां से v2 लो और यहां प्लेस करो, दैट बिकम्स u1 माइनस u2 प्लस ऑफ v1, और इस v2 की वैल्यू को हम यहां पे प्लेस कर लेते हैं। So let's see what the equation becomes. It becomes like this: m1 u1 plus m2 u2, that becomes as m1 v1 plus m2 into v2 की जगह, that is u1 minus u2 plus of v1। अब क्या करना है? अब आपको v2 की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? v2 की वैल्यू निकालनी है। तो करो, ये u है, v ना लिखें। नहीं सर, v है सर, v ही था, वो इरेजर लो, v ही था। चलो, और अब ये हो गया आपका m1 v1। तो v1 वाले दो टर्म्स है, सारी दो हैं। पहले u1 वाली टर्म्स देखो, यहां से m1 u1, यहां से m2 u1, पकड़ो दोनों को।
दैट बिकम्स m1 माइनस m2 इंटू u1। फिर u2 वाली टर्म पकड़ो, एक तो यहां से आई, एक ये वाली आएगी, दोनों पकड़ो, दैट बिकम ट्वाइस ऑफ m2 इंटू u2। बाकी क्या रहेगी? बाकी रहेगी m1 v1 वाली और ये m2 v1 वाली, इनको पकड़ लो। सो दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। खत्म क्वेश्चन, आधा आधा। अब क्या करो, v1 की वैल्यू लिख दो, कैसे? m1 प्लस m2 से डिवाइड करके। Hence we get a value for v1, कितना बन गया v1? That is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus of m2 and into u1 and आगे plus twice of m2 divided by m1 plus m2 into u2। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर v1। अब इसी तरीके से आप v2 की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, v1 निकल गया आपको, तो इसे प्लेस कर दो तो आपको v2 की वैल्यू आ जाएगी। या फिर पूरा सॉल्व कर सकते हो, यहां से v1 की वैल्यू पिक करो। v1 कितना है? यहां से देखो, v2 माइनस ऑफ u1 प्लस ऑफ u2, इसको इस इक्वेशन में डाल दो। चलो करें, लेट्स डू इट। सो दैट्स m1 u1 प्लस m2 u2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साइड हो सर, इज इक्वल टू m1 इंटू v1 की जगह दैट इज v2 माइनस ऑफ u1 प्लस ऑफ u2। करेक्ट, बिल्कुल सही सर। एंड प्लस m2 v2। समझ में आई कि नहीं आई है सर? टू इक्वेशन सॉल्विंग है सर, हम तो कर ही लेंगे, बिल्कुल पूरा भरोसा है आपका। अब फिर से इकट्ठे करो, u1 वाली टर्म पहले यहां से ये होगी ट्वाइस ऑफ m1 u1, फिर m2 वाली इकट्ठी करो, m2 इंटू, देखो ये वाली टर्म इधर आ गई, m2 माइनस m1 इंटू u2। बाकी जो दो टर्म्स बची है वो कौन सी वाली है? v2 वाली है। सो v2 वाली टर्म यहां से पकड़ लो, दैट बिकम्स m1 प्लस m2 एंड इंटू v2। और अब जाके डेरिवेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और यहां से आपको v2 की वैल्यू मिल जाती है। मिल गई कि नहीं? बिल्कुल मिल गई सर। क्या मिली? v2 की वैल्यू। जोश है कि नहीं है? है सर। व्हाट इज द वैल्यू फॉर v2? दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 एंड इनटू u2। तो सारे लेक्चर YouTube पे ही होंगे? नहीं, ऐप पे भी होंगे। बहुत सारी चीज होती है ऐप पे, पता है आपको, है ना? टेस्टिंग्स ऐप पर है, मटेरियल ऐप पर है, ठीक है कि नहीं है? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। v2 की वैल्यू ये आ गई, v1 की वैल्यू ये आ गई, आर्टिकल हो गया खत्म। v1 मिल गया, v2 मिल गया, बड़े आराम से मिल गया। दो इक्वेशन लगाई, दो वेरिएबल्स थे, सॉल्व करे, v1 और v2 की वैल्यू मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? बिल्कुल मिल गई सर। एक्सप्रेशन याद है आपको? देखें, ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं, v1 एंड v2। v1 कितना? देखो, लिखने का तरीका है, क्या पता आपको समझ में आ जाए। लिख सकते हो ऐसे? तो ये क्या है सर? देखो, लिख सकते हो ऐसे? सर ये क्या लिख रहे हो? लिख सकते हो कि नहीं बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर ऐसे। तो ये u1, ये u2, ये क्या बना दिया सर? फिल इन द ब्लैंक बना दिया हमने। अब करो ऊपर फिल इन। क्या करो? ऊपर फिल इन करो ऊपर फिल इन। तो ऊपर फिल इन करके क्या मिल रहा है? ऊपर फिल इन करके सर यहां से लिखते हैं m1 माइनस m2। m1 ज्यादा क्यों सर? u1 के साथ में। ऐसा नहीं है, मतलब हमने डिराइव करा है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के मैं बता रहा हूं। पर उसके बाद में लिखने का तरीका कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो कोई ना कोई है। यहां पर सर देखो, क्रॉस वैल्यू में दिस विल बी m2 माइनस m1। m2 पहले आएगा क्योंकि सर ये u2 के साथ है। ये तरीका होगा सर मेरे को रखने का ना मुझे साथ में, कि ऐसा होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। और फिर ये जो बाकी दोनों क्रॉस बची है, यहाँ पे 2m2 क्योंकि u2 के साथ में तो m2 आएगा, और यहाँ पे 2m1। ये ऐसा नहीं है कि हमने इस तरीके से बना लिया, डिराइव करा है, फिर उसके बाद में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से दिमाग में, मेमोरी में रख सकते हैं, इस तरीके से। ओके सर। अब क्या करें? ये कैसे रिजल्ट है? जनरल है सर? नहीं,
इलास्टिक कोलिजन के लिए। कौन सा वाला सर? 1D इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट है। क्या याद कर सकते हैं? जितने बादाम खाए उसके हिसाब से बताओ। इफ योर मेमोरी इज गुड यू कैन मेमोराइज इट आइदर वे। याद कर लो, काम आता है कई बार, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन करने के लिए काम आ जाता है। वैल्यू डालो, खत्म। जैसे डाले वैल्यू तो नहीं डालेंगे, कुछ कंडीशन डालते हैं। क्या कंडीशन? आइडेंटिकल मासेस। देखिए क्या होगा, क्या जादू होने वाला है, क्या जादू होने वाला है। कब? जब मासेस सेम हो जाएंगे। कब? जब 1D इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर मासेस सेम हो जाए, फिर क्या होगा? देखो ऐसा हुआ सर, मासेस सेम होने से ये तो गया सर, ये तो गया, ये तो हो गया 0 क्योंकि M1 M2 के बराबर हो गया। तो सर V1 हो गया यहां से 0 प्लस ट्वाइस ऑफ M अपॉन ट्वाइस ऑफ M इंटू U2 क्योंकि M1 तो M2 के बराबर हो गया। तो नीचे 2M ऊपर 2M, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये तो सर मजेदार हो गया। क्या हो गया सर? V1 की वैल्यू तो U2 के बराबर आ गई। आधा मजा आया है। दूसरा मजा क्या है? अब सेकंड पार्ट में देखो, M1 M2 के बराबर तो ये गया सर, ये 0 हो गया। कौन रह गया? पहली वाली टर्म रह गई, पर उसमें भी मजा है सर, 2M अपॉन 2M। समझ आएगा तो मजा आएगा। V2 कितना है? दैट इज इक्वल टू 2M अपॉन 2M इंटू U1 एंड प्लस 0 है कि नहीं? 2M अपॉन 2M। सर ये भी कुछ मजेदार लग रहा है। 2M एंड 2M कैंसिल सर, ये हो गया V2 इक्वल टू U1। ये क्या हुआ सर? गलती तो नहीं लिख दी सर? सो V1 इक्वल टू U1 तो नहीं है? नहीं बेटा, V1 इक्वल टू U2 है और V2 इक्वल टू U1 है। ये क्या हुआ सर? बेटा ये हुआ लिख के डायग्राम लगा बताता है। ये कौन है? U1। ये कौन है? U2। ये कौन था? M1। ये कौन था? M2। पहले की कहानी, कोलिजन के पहले की कहानी। बाद में क्या हुआ? बाद में कौन से वाले कोलिजन में सर? 1D इलास्टिक कोलिजन, आइडेंटिकल मासेस। फिर क्या हुआ? फिर पोस्ट कोलिजन इन्होंने डिसाइड करा कि भाई तू मेरी वेलोसिटी से जा, मैं तेरी वेलोसिटी से जाऊंगा। आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज कर लिया। इसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी पहले वाले की कितनी होगी? V1, पर V1 तो U2 के बराबर है, कितनी होगी? U2 होगी। और दूसरे वाले की कितनी होगी? U1 होगी। ये हो गया है। They have exchanged the velocities. What's the term? The term is exchanged velocities. Exchange velocities. क्या हुआ है? The particles have exchanged their velocities. This is happening. This is real time happening. रियल टाइम हैपनिंग किस केस में? 1D इलास्टिक कोलिजन। पानी। So what's the relation? So particle have exchanged velocities in what condition? In the condition when there is supposed to be 1D elastic collision between identical particles. In this case, the particles are going to exchange the velocities. We use this feature in the nuclear reactor in the use of the moderators. और किस चीज में यूज होता है? जैसे बेसिकली फॉर स्लोइंग डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। उनको उसी के लाइक पार्टिकल के साथ में क्या करते हैं? रिएक्टर के कोर में कोलाइड करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है और जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो स्लो हो जाता है। और वो जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग द U235 आइसोटोप बिकम्स प्रोबेबल हायर। U235 आइसोटोप होता है इन द यूरेनियम ओर, जो कि फिशनेबल फ्यूल होता है, लेकिन उसका कैरेक्टर होता है उसकी एनर्जी के हिसाब से कि वो फिशन तभी करता है जब उसको करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। वो करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से मिलते हैं, जिसको थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन जो हम इंजेक्ट करते हैं रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स, वो फास्ट मूविंग होते हैं। तो एक चैलेंज हो जाता है कि उसकी एनर्जी को कम करना। तो वो हम अचीव करते हैं बाय मेकिंग देम कोलाइड विद द सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या होता है? वो
फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्लो होके थर्मल न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। और ये इवेंट कैसे होता है? वाया द एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। हुआ क्या है इसमें? हुआ क्या है इसमें वो भी देखते हैं। उधर गया। हुआ क्या है इसमें कि ये जो मासेस हैं, ये क्या है? सेम है, तो ये कार्यक्रम हो रहा है। जब ये मासेस क्या है? सेम है। ओके सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। इसमें मासेस सेम नहीं है, इसमें मासेस सेम नहीं है। वेलोसिटी निकालने को पूछी है, क्या करें? पहले तो साइंस को प्रॉपर्ली देखें कि अपोज कर रहे हैं। क्या करें? अपोज करें। अपोज नहीं कर रहे हैं मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, दूसरा सीधा मेथड लगाओ। क्या? CLM एंड NLC लगाते हैं फिर। सो मास कितना? 10 m1 इंटू U1 कितना हो गया? 0.1। दूसरे वाले का +1 इंटू -0.1 क्योंकि ऑपोजिट मूव कर रहा है, इज इक्वल टू m1 V1। सो 10 इंटू V1 एंड +1 इंटू V2। ये पहली इक्वेशन आ गई। कितना हो गया? 10 इंटू 0.1 कितना हो गया? 1 माइनस ऑफ 0.1 कितना हो गया? 1 माइनस 0.1 0.9। तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई 0.9 इक्वल टू 10 V1 प्लस V2। और दूसरी इक्वेशन क्या है? सो दूसरी इक्वेशन है V2 माइनस ऑफ V1, सही लिखिए ना, इज इक्वल टू U1 माइनस ऑफ U2। ई को देखें दोबारा, लिखते हैं। ई क्या होता है? दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस ऑफ U2। बोलूं कि इनकरेक्ट है? तो नहीं सर, आपने पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है, पर ये भी तो पढ़ाया था। इसका रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड नहीं है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी मतलब करेक्ट वर्जन इज लाइक दिस। अब हो क्या रहा है? अब हो क्या रहा है कि इस बार U1 और U2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या करती है? ऐड करती है, सब्ट्रैक्ट नहीं करती है। तो वैसे भी आप साइंस के साथ डालोगे वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। U2 क्या हो गया? माइनस हो गया, तो माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा। वैसे भी पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो क्या हो जाएंगी? वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। सो V2 माइनस V1 शुड बिकम इक्वल टू U1 प्लस U2। ई की वैल्यू कितनी? 1। क्यों? इलास्टिक कोलिजन है। सो 1 इंटू U1 प्लस U2 हो जाएगा। सो दैट इज 0.1। वैसे पूरा लिखे तो माइनस और माइनस 0.1 है, इसलिए वो ऐड हो गया। Hence you get a second equation as V2 minus of V1 is equal to 0.2। ये आपके दो इक्वेशंस आ गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या थी? 10V1 प्लस ऑफ V2 एज इक्वल टू 0.9। और ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो। दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन ऐड कर लो, दोनों V2 कैंसिल हो जाएंगे। सो यू गेट 0.9 0.2 दैट बिकम्स 0.11 and that becomes as equal to 11 V1. So V1 becomes equal to 0.11 upon 11. I think that becomes 0.01. ये किसकी वैल्यू होगी? V1 की वैल्यू होगी। And what about V2? V2 की वैल्यू आ जाएगी as equal to V1 minus of 0.2. ये किसकी वैल्यू आ गई? That is for V2. So the value for the V2 over there, V1 कितना निकाला हमारा? 0.01। इसमें से 0.2 माइनस कर लो। So that becomes equal to minus 0.19। ये वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है जी? तो बिल्कुल करेक्ट है सर, ये वैल्यूज आ गई। राइट जी, राइट। हाँ, चेक इन कर लो, चेक इन कर लो एक बार दोबारा से। क्वेश्चन में कोई गलती ना करी हो हमने। हमें क्रॉस चेक भी तो कर सकते हैं, फॉर्मूले से। V1 निकाल के देगा फॉर्मूले के हिसाब से। दैट इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन U1। नहीं, नीचे क्या होता है? M1 प्लस ऑफ M2। हाथ से बिठा दिया। ओहो, राइट। So M1 minus M2 upon M1 plus M2 into U1 plus
2m2 into u2 upon m1 plus m2. You can also apply an equation formula. So चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा. m1 की वैल्यू कितनी थी? दैट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 एंड इंटू u1 कितना है? 0.1 एंड प्लस ऑफ 2m2. सो m2 कितना है? दैट इज इक्वल टू 1. u2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज माइनस ऑफ 0.1 एंड डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1. सो क्या बन गई वैल्यू? ये बन गई v1 एज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो गई, और यहां से माइनस ऑफ 2m2 इंटू माइनस u2, सो माइनस 0.2 हो गई एंड डिवाइडेड बाय 11 हो गई. सो ये 9 माइनस 0.2 8.8 अपॉन 11 आ गई. तो यहां इक्वेशन में हमारी कहीं पे कोई गड़बड़ हुई होगी. m1 माइनस m2 दोबारा चेक कर लो. m1 माइनस m2 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 इंटू u1 दैट इज 0.1 प्लस 2m2, सो 2 इंटू 1 इंटू u2 कितना था? माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो पूरी वैल्यू हो गई. नीचे तो 11 कॉमन आ गया, ऊपर हो गया 10 माइनस 1 9 इंटू 0.1, सो 0.9 आएगा ऊपर. कितना आएगा? 0.9 आएगा. एंड माइनस ऑफ 0.2, सो ये ऊपर हो गया माइनस 0.9 माइनस 0.2 0.7 हो गया. कितना हो गया? ये 0.7 आ गया. सो दिस बिकम्स एज 0.7 अपॉन 11. हमारी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं. हमारी इक्वेशन में पहली वाली वैल्यू में m1 v1 में 10 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू माइनस 0.1 इक्वल टू 10 v1 प्लस 1 v2. सो दैट इज 1 माइनस 0.1 दैट बिकम्स 0.9 एज 10 v1 प्लस v2. पहली इक्वेशन सही है. दूसरी वाली इक्वेशन में v2 माइनस v1 दैट बिकम्स इक्वल टू इलास्टिक कोलिजन है तो 1, और एड अप करके 0.1 एंड 0.1 दैट बिकम्स 0.2. So v2 minus v1 is equal to 0.2. यहां हमसे गड़बड़ हो गई. यहां पे हमने v2 यहां पे गड़बड़ हो गई सॉल्विंग में, है ना. क्रॉस चेक कर लेते हैं. अब v2 माइनस v1 0.2 है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? दैट इज 10 v1 प्लस v2. दैट इज 10 v1 प्लस v2 दैट वाज इक्वल टू 0.9. तो हमने क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा. तो दोनों को माइनस करोगे तो v2 और v2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 v1 एज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.2 0.7. तो v1 की वैल्यू आपकी 0.7 अपॉन 11 आ जाती है. मैच इन कर जाता है. सो दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो. फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और सीधा इक्वेशन लगा के भी, कौन सी वाली? CLM और NLC लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. उसी तरीके से v2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो. ये वाली वैल्यू तो हमारी गलत हो गई है. v2 की वैल्यू फिर या तो फॉर्मूले से या ऐसे क्वेश्चन में डाल लो. पहली वाली क्वेश्चन में डाल लो. यहां से v2 कितना आ गया? दैट बिकम्स v1 एंड प्लस 0.2, और v1 की वैल्यू कितनी? 0.7. सो 0.7 अपॉन 11 एंड प्लस 0.2, ये ऐड कर लो. सो द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू कितनी होगी? देखो 11 इंटू 0.2 कितनी होगी? 22. 2.2 प्लस 0.7, सो 2.9 अपॉन 11 बिकम्स योर वैल्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड सो दीज आर योर फॉर्मूलास. That is for the final velocity v1 and this is for final velocity v2. दोबारा क्यों लिखा है सर? Reason we are displaying the condition of the target at rest. कौन सी condition? For keeping the target in a state of rest. For keeping the target in a state of rest, इसका मतलब हमने क्या करना है? जो इनिशियल स्पीड्स थी उनको जीरो कर देना है. किसकी? टारगेट की. ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, ये है टारगेट, ये इसको अप्रोच कर रहा है पर ये रेस्ट पर है. रेस्ट का मतलब u2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई है.
U1 है, U2 नहीं है। पहले पार्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, और दूसरे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? टारगेट। तो प्रोजेक्टाइल तो मूव करेगा, नहीं तो कोलिजन कैसे होगा? टारगेट ऑप्शनल है, मूव नहीं करना। सो ऐसी कंडीशन में इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो, तो आपकी पहली वाली टर्म से रह जाएंगी। इसका मतलब जो V1 की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, और V2 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? दैट इज ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ये रिड्यूस फॉर्मूलाज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिड्यूस फॉर्मूलाज। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जिस कंडीशन में U2 कितना है? 0 है। उस कंडीशन में टारगेट क्या है? रेस्ट पर है। उस वाली कंडीशन में ये V1 की वैल्यू और ये V2 की वैल्यू आ जाएगी। चलो, अब इस रिजल्ट को जो हमने ताजा ताजा बनाया है, इस रिजल्ट को यूज करेंगे, और यहां से शुरू होता है द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। द एप्लीकेशन पार्ट। क्या एप्लीकेशन है? टारगेट रेस्ट पे। मुद्दा क्या है? टारगेट रेस्ट पे। तो टारगेट रेस्ट के लिए फॉर्मूले बना लिए अपने, V1 और V2। V1 कितना? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, और V2 कितना? ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ये कब है? जब टारगेट क्या है? रेस्ट पे। फिर क्या कंडीशन है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या? आइडेंटिकल मास। कितनी सारी कंडीशन। पहले 1D कोलिजन, फिर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक मतलब E की वैल्यू 1, फिर रेस्ट पे मतलब U2 0, फिर उसमें आइडेंटिकल मासेस। ओके, M1 इक्वल टू M2 कर दो, M1 इक्वल टू M2 कर दिया, बराबर कर दिया। क्या हुआ सर? ये तो गया, ये तो 0 हो गया क्योंकि M1 M2 के बराबर हो गया, कैंसिल हो गया। और V2 हो गया सर 2m अपॉन 2m इंटू U1, ये कैंसिल हो गया। नहीं 2m कैंसिल हो गया, वही तो V2 कितना हो गया? U1। सो V1 हो गया 0 और V2 हो गया U1। ये ऐसे लिख के नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे देख के समझ में आएगा कि ये जो पहला वाला था ये मूव कर रहा था विद द स्पीड ऑफ U1, दूसरा वाला क्या था? रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, ये बिफोर कोलिजन। बाद में क्या हुआ? बाद में पहला वाला रेस्ट पर आ गया और दूसरा वाला मूव करने लगा। कितनी स्पीड से? वो U1 से। मतलब ये जो पहला वाला पार्टिकल था जिसका मास कितना था? m, इसकी स्पीड कितनी थी? u। ये दूसरा पार्टिकल था, उसका मास कितना था? m, पर वो रेस्ट पे था। फिर दोनों करे कोलाइड, और कॉलिजन के बाद क्या हुआ? कॉलिजन के बाद दोनों हो गए अलग, लेकिन जो आगे वाला था उसकी स्पीड कितनी होगी? u के बराबर, और पहला वाला रेस्ट पर आ गया। सर ऐसा हमने कहीं तो देखा है, कहां तो देखा है? सर परफेक्ट शॉट इन द बिलियर्ड, स्नूकर या पूल टेबल पे। सर ऐसा होता है कि एक व्हाइट कलर बॉल होती है, व्हाइट कलर बॉल है सर, ये वाली, ये व्हाइट कलर बॉल है सर, ये दूसरी कलर बॉल है, दूसरी कलर बॉल सर, ये दूसरी कलर बॉल है। तो व्हाइट कलर बॉल ने क्या करा सर? रेड कलर, ब्लू कलर बॉल पे जाके हिट करा, स्ट्राइक वाली जाके हिट करा। क्या हुआ सर? परफेक्ट कोलिजन हुआ। परफेक्ट कोलिजन में क्या हुआ? 100% एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। 100%। सर इसका मोमेंटम पहले mu था, इसका 0 था, बाद में क्या हो रहा है? इसका मोमेंटम 0, इसका mu हो गया। 100% एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, 100% ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 100% आइडियलिस्टिक बिहेवियर, 100% पूरा का पूरा आदान प्रदान। ऐसा कभी जीवन में आपको पता है कि कोई करता है अपने सारे पैसे किसी को दे दे? सारी जमीन जायदाद सारा कुछ दे दे, सारी नॉलेज दे दे, मैं तो बुद्धू बन गया, सारी तू ले जा। सर ऐसा तो नहीं होता, तुम तो बोल रहे हैं आइडियलिस्टिक होता है, पर कई बार देखने को मिल जाता है बिलियर्ड का शॉट होता है, रुक जाती है, ठक ऐसे ठक आवाज आएगी, वो बॉल वहीं रुक जाएगी, सफेद वाली, वो कलर वाली बॉल आगे चली जाएगी, बिल्कुल देखने को मिलता है। मैंने बोला था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे, प्रैक्टिकल भी आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल सर समझ में आएगा तो मजा आएगा। बिल्कुल सही हो रहा है सर, आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है
कह रहा है सारा कुछ मामला सेम है, 1D इलास्टिक कोलिजन है, टारगेट एस पर है। टारगेट एस का मतलब क्या होता है, फिर से लिखो, V1 कितना होता है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, और V2 कितना होता है, दैट इज 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। सर साथ साथ में नोट्स भी बन रहे हैं हमारे मजे से आज, बिल्कुल करेक्ट प्लेस पे क्लास चल रही है सर, क्लास के सारे नोट्स बन रहे हैं हमारे। न्यूमेरिकल भी हो गया सर, आपसे तेजी से हो गया था पहले, आपको तो जो गलती भी हो गई थी, मेरे से तो पूरा सही हो गया था सर, बहुत बढ़िया। लाइव सेशन में हम मिल बांट के करेंगे साथ साथ, है ना। ओके, V1 V2 क्या करें, अब वो कह रहे हैं हैवी टारगेट है, हैवी टारगेट है, कितना हैवी भाई, बहुत हैवी सर, बहुत हैवी, आपसे भी ज्यादा, बहुत हैवी। ये क्या हो गया, ये पता नहीं क्या क्या आता रहता है, नेग्लेक्ट, छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन, मत देखो, बोला तो सही, बिल्कुल मत देखो। कुछ कह रहा है रीस्टार्ट नाउ कर दूंगा, गायब हो जाएगा, रीस्टार्ट टू नाइट, यार ये छोड़ो क्या कर रहे हैं जान मुझके, रीस्टार्ट टू नाइट कर दिया। अच्छा, हैवी टारगेट का मतलब है पहला वाला पार्टिकल जो था उसका मास था M1, जो दूसरा वाला पार्टिकल था उसका मास कितना था M2 वाला जो है वो बहुत हैवी है, M2 इज मच ग्रेटर देन M1। इसका मतलब M1 तो M2 के सामने कुछ है ही नहीं, वो शब्द तो नहीं बोलेंगे पर M1 M2 के सामने कुछ नहीं है, नथिंग। हिंदी में अच्छा ही लगेगा बोलना, कुछ नहीं मतलब M1 टेंड्स टू 0 इन फ्रंट ऑफ M2। ओके, तो 0 डाल दो, तो 0 डाल दिया, तो M1 0 डाल दिया, अप्रोक्सीमेटेड, तो V2 0 हो गया, और इसमें डाल दो M1 0, और दैट इज 0 माइनस M2 अप्रोक्सीमेटेड अपॉन 0 प्लस M2 इंटू U1। ये क्या हुआ सर, M2 ऊपर कैंसिल हो गया और V1 की वैल्यू यहां से आ गई सर माइनस ऑफ U1। ये क्या हुआ सर, वो पलट गया सर, पलटी तो कौन मारता है सब, दीवार पे बॉल मारो, पलटी मार के वापस। अच्छा, मतलब ये ऐसा तो नहीं है इट इज इमिटेटिंग अ वॉल, इट इज इमिटेटिंग अ ग्राउंड, इट इज इमिटेटिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा हो सकता है कि सेकेंड पार्टिकल दीवार हो, भाई ये दीवार है, ये तो कंप्लीट वॉल है, ये तो हिलती नहीं है, वही तो कह रहा है V2 0, पहले तो रेस पे थी, बाद में भी रेस पर है, अब ये बॉल आई वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई कुछ नहीं आई, और टकरा के खुद ही पीछे बढ़ेगी, कुछ नहीं कर पाए उसका। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली दिस बॉल इज गोइंग टू, पहले दूसरा बना दो, वापस आते हुए ये बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में आ गई, कितनी स्पीड से जा रही थी, U1 से, वापस किससे आई, माइनस ऑफ U1 वेलोसिटी से, स्पीड तो सेम है। इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल केस 1D इलास्टिक कोलिजन विद द टारगेट एट, यहां पर टारगेट क्या थी, दीवार, सो दिस रीबाउंड्स, क्या बोलेंगे, रीबाउंड करेगी। सर ये हमने पहले भी कहीं करा हुआ है, बिल्कुल। दैट्स योर केस नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहे हैं भेदभाव मत रखो जीवन में, कभी टारगेट को हेवी बनाया, अब कहते हैं प्रोजेक्टाइल को हेवी बना दो, टेस्ट कर रहा है कि रट्टा मार के तो नहीं जा रहे पेपर में, टेस्ट कर रहा है आपको, टारगेट रेस पे, अच्छा तो वापस भी चला गया भाई, टारगेट रेस पर है तो टारगेट रेस पे, तो फिर फॉर्मूला एक बार फिर लिखते हैं, V1 as M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। सर इतनी बार क्यों लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट कर लेते, मेरे दिमाग में है तो कॉपी पेस्ट क्यों करूं, सब कुछ तो दिमाग में है, सब कुछ यही है, सारा कुछ यही है, तुम्हारे भी होना चाहिए। फ्लैश कार्ड बनाओ, लिखो उसके ऊपर फॉर्मूले लिखे, कितनी बार लिख दिया मैंने, आपने एक बार भी नहीं लिखा, लिखो कॉपी में, बेड पे तो नहीं बैठो चेयर पे। क्या करना है, प्रोजेक्टाइल हैवी, पहला वाला बंदा हैवी है बहुत ज्यादा। अब ऐसा तो मैंने देखा नहीं कभी कि दीवार आके बॉल को मारे, कि दीवार चल के आई, बॉल बेचारी यहां बैठी थी, डर रही है, देखो डर के तो अभी मुस्कुरा रहा है, उल्टा डरने लगा, दीवार आ रही है इसकी तरफ। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं, पर ऐसा तो नहीं होता कभी मिलती और आगे टकरा जाए आपके साथ, सोचो
सोचो, खड़े हो नीचे, ऊपर पत्थर फेंक दिया किसी ने। पुराने जमाने की वॉर नहीं देखी है? क्या करते थे ऊपर है, किले के ऊपर पत्थर रोल डाउन कर दो, नीचे गए। कारगिल वॉर नहीं हुई थी? क्या करा गया था हमारे सोल्जर्स के साथ? किन्होंने, नाम नहीं लेते ऐसे लोगों का। ऊपर थे हाइट पे, नीचे हमारे सैनिक, ऊपर से पत्थर गिरा दिए, मिसाइल की तरह जाके लगे। तो भैया होता है ऐसा कि एक पार्टिकल ज्यादा हेवी होता है कॉलिजन में, वो पत्थर जाके कोलाइड करे किसी के साथ, वो तो गया। अभी तो कुछ शुक्र मनाओगे, हम तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। M1 मोर देन M2, इसका मतलब M2 M1 के सामने कुछ भी, हिंदी में तो बोल नहीं सकते, M2 M1 के सामने this value does not stand off. So hence the value for the M2 is approximated as 0. Tends to 0 बोल सकते हो, tends to 0 ऐसे भी लिख सकते किताब में, M2 tends to 0, जैसे मर्जी लिखना लिखो। गायब करो M2 को, गायब करो, कर रही हमने M2 गायब। सो यहां से M2 गायब हो जाएगी, यहां से M2 गायब हो जाएगी, तो क्या बचेगा? सर V1 हो गया M1 अपॉन M1, क्योंकि M2 तो 0 कर दिया हमने, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, M1 M2 M2। सो V1 कितना है? M1 अपॉन M1 इंटू U1, M1 M1 कैंसिल, सो V1 इक्वल टू U1। ये क्या हुआ सर? वो भाई उस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, आप चींटी भरे हैं उस पत्थर के सामने, बड़े बड़े, आपको रौंद के आगे चलता जाएगा। हाथी को चींटी, हाथी चींटी के ऊपर पैर रख के आगे चलता जाएगा, चींटी आगे चढ़ कर आगे, क्या होगा? सोचो क्या होगा, ऐसे सोते इतना मत सोचो, ख्यालों में चले जाओगे फिर। सो क्या हो गया? V1 U1 के बराबर, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा। किसको? वो जो प्रोजेक्टाइल है बेचारे, उसको कुछ नहीं हो रहा। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्टिकल? सेकंड पार्टिकल की दुर्दशा देखो, सेकंड पार्टिकल की दुर्दशा देखो। ये हो गया 2m अपॉन 2m, नहीं नीचे M2 तो गया, रेडी, 2m1 अपॉन M1 इंटू U2, M1 M1 कैंसिल, 2U2 बेचारा आराम से सो रहा था, ये आया भयंकर, ये बेचारा चिन्ना सा, ये ऐसे आया और इससे टकराया, ये बेचारा सो रहा था, कह रहा था मैं 0 मीटर पर सेकेंड पे, मैं तो रेस्ट पे था। ये कौन आके पहाड़ मेरे से टकरा गया, ये पहाड़ आके मेरे से टकरा गया। और हुआ क्या? पहाड़ को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो जितनी स्पीड से चल रहा था पहाड़ उसी स्पीड से चलता रहा, वो तो उतनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है। इस बेचारे के साथ क्या हुआ? ये डबल द स्पीड से आगे जाएगा। कितनी स्पीड से? डबल द स्पीड। U1, ये U2 नहीं है, U1 है, ये क्या है? U1 है, यानी डबल द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, डबल द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल 2U1 से आगे जाएगा। दैट्स व्हाट इज द केस नंबर 3। मानो ये मैं हर बार बताता हूं, फ्यूल प्राइस महंगा हो गया, शर्मा जी की गाड़ी, एक तो मारुति 800 जिसको फेंक देना चाहिए था, फेंकी नहीं, और उनका पेट्रोल भी नहीं, अब उनको कहीं जाना है, फ्यूल भी नहीं, तो उन्होंने क्या करा? अपनी मारुति 800 लगाई यहां पे, ये उनकी मारुति 800 शर्मा जी की। और फिर क्या हुआ? पीछे से आया बुशरे बुलाए ट्रक, फिर आया ट्रक, ये है ट्रक, ये आया और क्या करा? वो इस गाड़ी से टकराया। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ट्रक को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ट्रक को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ट्रक तो मजे से चलता रहा, पर शर्मा जी की गाड़ी जो है वो आगे चल पड़ी बिना फ्यूल के। बिना फ्यूल के कितनी स्पीड से? डबल द स्पीड से। अगर ये ट्रक जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और ये तो शर्मा जी की गाड़ी थी जो कि रेस्ट पे थी, तो शर्मा जी की गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 160 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो कि जीवन में कभी हो नहीं सकती थी मारुति 800 की 160 किलोमीटर पर आवर, चाहे चिन्ने से समय के लिए पर हो गई। एंजॉयमेंट ऑफ कोलिजन, कभी तो शर्मा जी ने जीवन के मजे ले लिए। 160 किलोमीटर पर गाड़ी ऑडी बन गई। दैट्स योर कंडीशन ऑफ द हेवी प्रोजेक्टाइल। अब ये क्या है? ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आइडिया है, क्वेश्चन फॉर्मेट में आर्टिकल है, एक तीर से दो निशान है। प्रोड्यूस एन आर्टिकल एंड सॉल्व इट लाइक अ क्वेश्चन।
एंड व्हाट इज दिस लाइक, आर्टिकल देखो ऊपर क्या लिखा है, 1D इलास्टिक कॉलिजन में अगर टारगेटेड रेस्ट पर है, टारगेटेड रेस्ट का मतलब सर पिछली बार फॉर्मूला अपने थोड़ा सा u1 u2 कर दिया था, दोबारा से ठीक से लिखना। v1 की वैल्यू कितनी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और v2 कितना है, दैट इज 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। टारगेटेड रेस्ट पर से u2 0 है, और वो कह रहा है बॉडी का मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u, तो u1 को u बोल रहा है इस क्वेश्चन में। हम भी लिख रहा था कि u1 को क्या लिखना है, u लिखना है, तो u1 को आपने लिख लिया, u लिख लिया। ठीक है सर, आगे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। ओके जी, तो चलो जी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर निकालते हैं, एंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड भी पूछा हुआ है। पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट देखो ऐसा है, जो पहला वाला पार्टिकल था वो जा रहा था कितनी स्पीड से, u से, दूसरे पार्टिकल से टकराया जो कि रेस्ट पे था। फाइनली क्या हो रहा है, वो दोनों मूव करने लगे, दोनों की वेलोसिटी आ गई, पहले वाले की v1 और दूसरे वाले की कितनी v2, ये दोनों की वेलोसिटी आ गई, ये फाइनल कॉलिजन है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर, हाफ m1 u स्क्वायर, इसकी कितनी थी, हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉलिजन के पश्चात, इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर कॉलिजन के पश्चात, आफ्टर द कॉलिजन। ठीक, अब भाई इसके पास तो पहले थी नहीं, तो इसको मिली किससे, भाई इस वाले को मिली किससे, इसकी तो पहले 0 थी, इसको मिली किससे, इसी से मिली ना, इसी का जो पार्ट इन दोनों में डिवाइड हुआ तो इसका कुछ हिस्सा इसको गया, कितना गया वो पूछ रहा है। So what's the fraction? The fraction of energy which is transferred will be equal to, जितनी इसको मिल गई, किसको, इसकी कम हो गई, इसको ट्रांसफर हो गई, जितने अमाउंट से कम हुई उतने अमाउंट से ट्रांसफर हो गई। तो फाइनली जो सेकेंड पार्टिकल को मिली, कितनी मिली, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये सेकेंड पार्टिकल को मिल गई, तो वही तो ट्रांसफर हो गई। मान लो इसकी 10 थी, दूसरे वाली की 0 थी, अभी डिवाइड हो गई, कुछ इसको कुछ उसको, तो इसके बाद 4 रहेगी, दूसरे को 6 चलेगी, सेकेंड पार्टिकल को कितनी चलेगी, 6, तो फ्रैक्शन किससे आएगा, 6/10, जो ट्रांसफर होगी दूसरे पार्टिकल को कितनी मिली, 6, तो वही तो ट्रांसफर होगी, क्योंकि उसकी तो पहले 0 थी सेकेंड पार्टिकल की, बाद में कितनी होगी, 6 होगी। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कॉलिजन। आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ m1 इंटू u स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात हो जाती, एंड डिवाइडेड बाय जितनी इनिशियल है दैट इज हाफ m1 इंटू u स्क्वायर, जैसे मर्जी लिख लो, बात तो बराबर ही है। तो ये हाफ हाफ कैंसर है ना। अब इसको सॉल्व करो, दैट इज m2 अपॉन m1 इंटू v2 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। सो फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड दैट बिकम्स एज m2 अपॉन m1 और नीचे u स्क्वायर एंड इंटू v2 स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं पूरा का पूरा, दैट इज इनटू v2 स्क्वायर, और अब क्या करते हैं, v2 की वैल्यू इसमें प्लेस कर लेते हैं। सो लेट्स प्लेस इन द वैल्यू फॉर v2, fraction of the energy transferred that is half m2 v2 square upon half m1 into u square. So v2 की वैल्यू स्क्वायर करके डाल दो ये वैल्यू, so squaring this that becomes 4m1 square upon m1 plus m2 whole square and into u square ही आ गया। तो u स्क्वायर कैंसल्ड है, ये m1 यहां से कैंसल्ड है, ये रिजल्ट कितना बन गया, दैट बिकम्स 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, दैट बिकम्स द रिजल्ट। क्या ये मैच करता है, बिल्कुल करता है ए पार्ट से, दैट्स अ फ्रैक्शन व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। चलो आगे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन ने पूछा। क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड, वो तो सिंपल है, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड विल बी 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड।
भाई देखो पहले वाले के पास 10 थी, दूसरे वाले को कितनी मिली? 6 मिली। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी होगी? 6/10। तो रिटेन्ड कितनी हो जाएगी? 4/10। 10 में से 6 दे दिए तो अपने कुल कितने बचे? 4 बचे, तो 4/10। तो इसका मतलब कैसे मिली? वो 1 में से माइनस करके। सो 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड तो मिल गया। सो 1 माइनस दिस, सो 1 माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको रिड्यूस करो, दैट बिकम्स m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो न्यूमरेटर कितना हो गया? ध्यान से देखते हैं तो न्यूमरेटर हो गया सर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एंड दिस परफेक्टली मैचेस विद द b पार्ट। दैट्स अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन जो अपने पल्ले रह गई। किसके पास? प्रोजेक्टाइल के पास। और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मतलब जो किसको मिल गई? टारगेट को मिल गई। कौन सी कंडीशन में? 1D इलास्टिक कॉलिजन में। कौन सी कंडीशन है? टारगेट रेस्ट पर है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है। और भी पूछ रहा है, कह रहा है m1 इक्वल टू m2 अगर हो जाए सो एनर्जी ट्रांसफर इज 100%। करके देख लो, इसमें डाल के देख लो, m1 अगर इक्वल टू m2 करके देख लो, m1 इक्वल टू m2 करके देख लो। इसके अंदर ये कितना हो गया? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कितना हो गया? दैट बिकम्स 4m इंटू m अपॉन m1 प्लस m2, 2m का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4m स्क्वायर। m स्क्वायर पूरा कैंसिल, 4 कैंसिल, बिल्कुल 1 के बराबर आ गया। 100% सही है। पढ़ा तो है अभी हमने पीछे। कौन सा वाला? आइडियलिस्टिक कंडीशन। कुछ जब टकराएंगे तो पहला वाला रुक जाएगा, दूसरा वाला आगे चला जाएगा। 100% एनर्जी ट्रांसफर कब होता है? जब दोनों पार्टिकल का मास सेम होता है। कब? जब 1D कॉलिजन है, जब इलास्टिक कॉलिजन है, और फिर जब ये पार्टिकल टकरा रहे हैं जिनके मासेस सेम है और सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे था, तो क्या होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज। पहला वाला रुक जाएगा, दूसरे वाला सेम स्पीड से प्रोजेक्टाइल की मूव करने लगेगा। 100% एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल सेम केस है और ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कॉलिजन इज फाउंड एज हीट। झूठ? बिल्कुल झूठ। क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो हीट में तो एनर्जी वेस्ट ही नहीं होती है। There is no loss of mechanical energy in the case of the elastic collision। तो डी पार्ट तो बिल्कुल झूठ है। ए बी सी हमारे ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। सो ए बी सी हमारे आंसर्स हैं। करेक्टली डन। क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन भी ओवर, आर्टिकल भी ओवर। एक तरीके का आर्टिकल था जो कि हमने पूरा कर लिया है। आखिरी मोड पे पहुंच गए आज के लेक्चर के हम। आखिरी मोड पे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आज के? इलास्टिक कॉलिजन। उससे पहले रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट पूरा करा, बिल्कुल करा। फिर क्या करा हमने? इलास्टिक कॉलिजन। फिर क्या करा? उसके स्पेशल केसेस इतने सारे कि मासेस सेम होंगे तो क्या होगा, टारगेट रेस्ट पर होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल हैवी होगा तो क्या होगा, टारगेट हैवी होगा तो क्या होगा, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन होती है। कितनी सारी बातें करी हमने, है कि नहीं? डेरिवेशंस भी करी v1 और v2 की। अब क्या रह गया आज के लिए? इनइलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है मेरे को क्या पता। लेकिन ये जो इनइलास्टिक कॉलिजन होता है उसके बारे में एक बात पता है। वो क्या बात है सर? बताओ, एक जगह स्थिर होकर बताओ। ये दोनों भाई कोलाइड करे, फिर ये दोस्त बन गए और अब ये साथ में जाएंगे। ये बताया नो क्या होगा? ये चिपक जाएंगे जीवन भर के लिए। एक बन गए। क्या बन गए? एक बन गए। अलग अलग थे, अलग अलग रंग के थे, अलग अलग ढंग के थे, लेकिन पसंद आ गई एक दूसरे को। एम्बेड हो गए, स्टिक हो गए, जो भी बोलना चाहो सर। क्या हो गया? कंबाइन हो गए। तो क्या होगा? एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। अच्छा, तो कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या करेंगे? कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगे। ई की वैल्यू कितनी होगी पता ही नहीं, मेरे को तो पता है। कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। ये पहला वाला जिसका मास m1, स्पीड कितनी u1। ये दूसरा वाला जिसका मास कितना m2, उसकी स्पीड कितनी u2। बाद में क्या हुआ? ये एक ही बन गए, m1 प्लस m2 पसंद आ गए, एक दूसरे के अंदर एम्बेड हो गए,
स्टिक हो गए, जैम्ड हो गए, इंटरलॉक हो गए, जो भी बोलो, इनकी स्पीड कॉमन होगी, कॉमन स्पीड को वीसी लिख लेते हैं। क्या लगाएं सर? सीएलएम लगाओ, सब में लगता है सर, सब तरीके के कॉलिजन में लगता है। इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी। ये बन गया सर। अच्छा, तो व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी फॉर्मूला? एक तो दैट बिकम्स m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर एक तरीके से ध्यान से अगर आप देखो, m1u1 प्लस m2u2 का मतलब होगा नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना, और डिवाइडेड बाय अगर आप देखो दैट इज अ नेट मास ऑफ द सिस्टम। ऐसा लग रहा है सर, है कि नहीं? बिल्कुल सर। वैसे भी सर ये दोनों एक दिल एक जान कंबाइन हो गए सर, दोनों के मास तो सेम हो गए, टोटल मास। सो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम बन गया सर, है ना, तो टोटल मास हो गया। ऐसे ये है फॉर्मूला, वैसे वो तरीका है। वीसी की वैल्यू इतनी आ गई, डन है। अब सर ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव का चर्चे कहां से छिड़े? ऐसा भी हो सकता है, और ये भाई इधर से आ रहा हो। कभी कभी ये अच्छी बातें नहीं होती हैं, अच्छी बातें नहीं होती मतलब सर भाई हमने ना कल बताया था कि हमेशा ऐसा मत सोचो कि कोलाइड हो। मान लो एक ट्रक और शर्मा जी की गाड़ी उल्टा, जिसमें फ्यूल आ गया, और दोनों कोलाइड करेंगे, क्या होगा? फिर से एक दिल दो जहान हो जाएंगे, पर इस बार शर्मा जी की गाड़ी गई। समझ आ रही है? सो देयर मस्ट नॉट बी कोलिजन लाइक दिस। अच्छा सर क्या होगा? फिर से मिल गए, फिर से क्या हो गया? m1 प्लस m2 हो गया, फिर से क्या हो गया? vc आ गई। डिपेंड करेगा राइट को आएगी लेफ्ट को आएगी, डिपेंड करेगा u1 ज्यादा u2 ज्यादा, या m1 u1 ज्यादा m2 u2 ज्यादा। पर इस कंडीशन में vc कैसे लिखेंगे? दैट विल बी m1 u1 माइनस m2 u2। ध्यान रखिएगा, उत्तर आप समझदार होगी, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। सर ई की वैल्यू तो पता ही नहीं, लगाओ ई का फॉर्मूला। What is the formula for E? बोलो, what is the formula for E? Sir, relative velocity of separation upon relative velocity of approach. That is the formula for E. क्या होता है? V2 minus of V1 upon U1 minus of U2। पर मेरे दोस्तों V1 और V2 तो सेम है, क्योंकि दोनों तो चिपक गए हैं, दोनों की स्पीड तो सेम हो गई है। VC ही V1 है, VC ही V2 है, तो V2 माइनस V1 कितना हो गया? 0 आ गया, क्योंकि ये तो VC माइनस VC अपॉन U1 माइनस U2 हो गया। तो प्रूफ हो गया कि E की वैल्यू कितनी? 0। किसके लिए? फॉर इनइलास्टिक कोलिजन। What are the languages for it? The languages stand, the particles are embedded, they are jammed, they are interlocked, they are sticking to each other। ऐसा अगर कभी भी लैंग्वेजेस आती हैं, इसका मतलब E की वैल्यू कितनी होगी? 0। फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द वैल्यू फॉर द E स्टैंड्स एज इक्वल टू 0। तो एक्स्ट्रा क्या पूछेगा क्वेश्चन? कॉमन वेलोसिटी। बताओ कि उनकी कॉमन वेलोसिटी इतनी है सर। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो इतनी है सर। और क्या पूछेगा क्वेश्चन? ये कौन सा कोलिजन है? दैट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? क्या एनर्जी का लॉस होता है? इससे पीछे हमने एक क्वेश्चन करा था, उसका डी पार्ट क्या था? एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसमें? इलास्टिक में थोड़ी होती है। किसमें होती है? इनइलास्टिक में होती है। एग्जांपल दिया मैंने शर्मा जी की गाड़ी का। क्या होगा? टक्कर आई, घरों से बाहर निकलोगे, आवाज आई, क्या पता धुआं भी निकल रहा हो, आग भी लग गई हो, क्या हो रहा है उसमें? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। गर्म भी हो गए होंगे सबको। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। मतलब क्या हुआ? क्या वापस आएगी? क्या वो एनर्जी जो उड़ गई वो वापस आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या साउंड वापस आएगा, रिकवर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब एनर्जी गई सिस्टम से बाहर। किस तरीके का कोलिजन है? इनइलास्टिक कोलिजन है, बहुत भयंकर वाला, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। पार्टिकल चिपक चुके हैं, तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भी कितना एनर्जी का लॉस है। तुम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? या देखो, हम इलास्टिक में क्या बोलते थे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल। तो एनर्जी लॉस कितना हो गया? 0।
पर यहां तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब अब क्या होगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से कम आएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है। सो व्हाट इज सपोज्ड टू बी दैट लॉस इक्वल टू, सो द लॉस इन द एनर्जी इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि इनिशियल ज्यादा थी बाद में कम हो गई। दैट्स इट। अब इसके अंदर आप टर्म्स डाल दो, यू इनिशियल और यू फाइनल की वैल्यूज डालो। सो के इनिशियल कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, बाद में कितना, दैट इज हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू vc स्क्वायर, क्योंकि यही तो हुआ था कि पहले वाले की स्पीड u1 थी, दूसरे वाले की स्पीड कितनी थी, u2 थी, फिर आपस में वो कोलाइड करे, कोलाइड करने से एक ही पार्टिकल बन गए और उनकी स्पीड vc हो गई। और हमने तो vc की वैल्यू भी निकाल ली थी, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है कि नहीं, वेक्टर्स में। अगर u1 u2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे वेक्टर्स में, तो फिर m1 u1 माइनस m2 u2 हो जाएगा। तो होते वेक्टर रिलेशन, ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है ना, इसलिए यहां पे नहीं लिखा, पर वेलोसिटी वेक्टर होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्लेस करिए, दैट बिकम्स हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू vc स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सो m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एक ये कैंसल आउट हो गया। देखो ध्यान से, तसल्ली से देखो, हाँ कि ना, बिल्कुल सही, बढ़िया सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, क्यों लिखी ऐसे, हमने चेंज नहीं लिखा है कि फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल लिखना है, हमने क्या लिखा कि लॉस। लॉस कब होगा, जब पहले ज्यादा थी बाद में कम है, पहले 10 जॉल जब 6 जॉल रहेगी तो 4 जॉल का लॉस हो गया, जूल या जॉल जो भी बोलो, ठीक है। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल में दोनों एक बन चुके थे, एक ही पार्टिकल बन गया, मास m1 प्लस m2, स्पीड कितनी vc, वो हमने कैसे निकाली थी, CLM से निकाली थी। रिजल्ट कहां से आया था, CLM से, अभी पीछे निकाला हमने। ये देखो, ये वैल्यू, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं कहां पे, अपने नेक्स्ट इक्वेशन में, और ये वैल्यू हमने यहां पे प्लेस कर दी, vc की वैल्यू, उसको स्क्वायर करा, और ये m1 प्लस m2 कैंसिल है, बाकी रिड्यूस करो। कैसे, एक तो हाफ कॉमन आ जाएगा और दूसरा नीचे m1 प्लस m2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा। सो ऊपर हो गया m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। ये क्या है सर, इतना लंबा चौड़ा, सॉल्व करना है, चलो करें, निपटाएं इसको। दैट इज हाफ इंटू, ये हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, आप भी कर रहे हो साथ में, देखिए कौन जीतता है, किसका रिजल्ट पहले आता है, प्लस m2 स्क्वायर उस दिन करेंगे साथ में मिलके जब हम लाइव सेशन लगाएंगे, ठीक। माइनस, इसको ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, सर कितना लंबा है सर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, साइड दिख नहीं रहा, एंड माइनस 2 m1 m2 u1 u2, ओ सर रेल बन गई सर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। अब शुरू होता है कार्यक्रम काटने पीटने का मेरे माहिर है ना हम लोग इसमें, काटो पीटो, अलग रंग से काटते हैं, लाल रंग से काटते हैं, काले रंग से काटते हैं, सफेद को काले से काटते हैं। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर गेट्स कैंसिल, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर गेट्स कैंसिल। अब हाईलाइट करते हैं किसी रंग से, पिक करते हैं, क्या देखो, बाकी जितनी टर्म बची उसमें m1 m2 और m1 m2 कॉमन है, और यहां से अपना रिजल्ट बन जाएगा। हम अपना रिजल्ट यहां से अब गैदर कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू m1 m2 कॉमन अपॉन m1 प्लस m2, और देखो क्या बच गया, यहां से u1 स्क्वायर, ये यहां से u2 स्क्वायर, और देखो यहां से और 2
u1 u2, माइनस भी है साथ में बोनस, सो -2u1 u2। अब देखो ध्यान से ब्रैकेट में, देखो ध्यान से ब्रैकेट में क्या है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर -2u1 u2 क्या होता है, क्या होता है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ना ना, u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर, सर एक ही बात है। सो दैट इज हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 minus u2 whole square. That becomes your result. That's your loss in energy. So what is the loss in energy equal to? That is half into m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 whole square. ये वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना भाई। अगर सेम डायरेक्शन में तो u1 माइनस u2 रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये भी आप फ्यूचर में देखोगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रिड्यूस मास बोलते हैं, ये भी हम फ्यूचर में देख लेंगे। तो इस वजह से जो रिजल्ट है वो बहुत सिंपल हो जाता है, दैट इज हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू ur स्क्वायर, और आसान सा रिजल्ट बन जाता है। ये किसका केस है, दैट इज फॉर द केस ऑफ द perfectly inelastic collision. This is just not inelastic collision, this is supposed to be for the perfect inelastic collision, right? That is for perfect inelastic collision. Now question sometimes क्या करता है, लैंग्वेज में ट्विस्टिंग कर देता है, वो लिखता है inelastic collision है, साथ में लिख देता है they have sticked, और पहचान लेंगे, है ना। कोई और कॉलिजन होगा जो कि सेमी इलास्टिक कॉलिजन है, ज्यादातर लैंग्वेज यूज करता नहीं क्वेश्चन, उसको भी इनइलास्टिक ही बोल देता है। तो ई की वैल्यू गिवन होती है कि ई की वैल्यू 5/6 2/3 ऐसे वैल्यू, मतलब लेस देन 1, तो आप पहचान लोगे। तो ई की वैल्यू 1 होगी तो क्या इलास्टिक, ई की वैल्यू 0 होगी तो क्या परफेक्टली इनइलास्टिक। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं पर भी है, तो एक तो प्रैक्टिकल कॉलिजन और दूसरा इट्स अ सेमी इलास्टिक कॉलिजन। क्वेश्चन उसको इनइलास्टिक भी बोलता है और सेमी इलास्टिक भी बोल देता है, नेचुरल कॉलिजन भी बोल सकता है, रियल टाइम कॉलिजन्स भी बोल सकता है। तो हमने काफी सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के मीटअप करे हैं, काफी सारे मीटअप करे हैं। हमने इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, उनकी ई की वैल्यू क्या होती है डिराइव करी, कॉमन वेलोसिटी इन द परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन को डिराइव करा, एनर्जी लॉस इन द परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन को लास्ट आर्टिकल में डिराइव करा, इलास्टिक कॉलिजन के काफी सारे केसेस करे। अब आपने क्या करना है, इन सारे केसेस को नोट डाउन करना है, एक बार सारे फॉर्मूलास को फ्लैश कार्ड्स पर लिखना है, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी आल्सो डूइंग द क्वेश्चंस एंड टेकिंग दिस स्टडी फर्दर। सो आज के लिए हम क्या करेंगे, बाय बाय करेंगे। लर्निंग सेशन आज को ओवर अप होता है। बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम नाउ।